होते पाए जाते हैं। A very delightful evening to one and all present here. I, Harshita Yadav, an educationist, extend a warm welcome to you all on behalf of entire team of I Am Entrepreneur. And it claims to develop e-cells in school to inculcate entrepreneurship among students and transform them from job seekers to job creators. In today's Talk Present Chapter 5 on the topic Future of Learning After COVID-19, let me take the privilege to welcome the most distinguished guest speakers of the day, and let me introduce you all with them. We have among us Mr. Umesh Kumar Sharma, Director, DS Science Academy. We have Mr. Akash Modi, Director, JIVEM Education. We have Mrs. Jyoti Vij, Principal, CHS Education Center, and we have Mr. Vivek Chaudhary, ASM School Law. Again, I welcome you all to this exclusive talk show series, Talk Prism, where educationists and entrepreneurs have come together to talk about future of learning after COVID-19. The coronavirus pandemic has affected teaching learning in academic institutions across the globe, and India is no exception at all. As we all know, millions of students in India are limited to home during these crucial month of March to till date. And educational institutions and students are under pressure that academic time, they should not lose academic time and reinvent their teaching and learning in the only possible way, and that is go completely online. What does this mean for the institutions and teachers and the students in long run? So here comes our today's topic. What will be the future of learning after COVID-19? So without much ado, let us begin today's talk show, जहां सवाल होंगे हमारे और जवाब होंगे सभी पैनलिस्ट के on this important issue, what will be the future of learning after COVID-19? So today's my very first question, will AI, that is artificial intelligence, play a significant role in the future of education? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में? टू बिगिन विद, आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर उमेश कुमार शर्मा सर. सर, प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज ओवर इट. जैसा मुझसे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है. जहाँ तक अपन बात करें कि आज से जब बचपन में पढ़ा करते थे तो छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड पर डस्टर हुआ करते थे और अपन को कोई होम असाइनमेंट मिलता था तो किसी लाइब्रेरी में जाकर के फोटोकॉपी कराना एक बहुत बीते जमाने की बात हो गई है. धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने इसको रिप्लेस करना शुरू किया और आज हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे इन सब चीजों को कंप्यूटर नेट के माध्यम से आज उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन एंटरटेनमेंट का साधन ही जो है कंप्यूटर और लैपटॉप हो गया है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा मानना है कि न केवल एक बच्चे को लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किस वे में सीखना पसंद करता है. जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो मेरा मानना है कि उसकी पढ़ाई के दौरान वह सब चीजें इलस्ट्रेट नहीं कर पाता, वो सब चीजों को विजुअलाइज नहीं करवा पाता और या यो कहें कि जो है उस वे में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल एक बच्चे को सीखने में तो होता ही है. इसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा करिकुलर कॉपी चेक करने में, तो इनमें जो डिवोट हो जाता था जो टाइम, उस टाइम को जो है मशीन के द्वारा वह सेव कर सकता है. और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दिशा में भी काफी कारगर साबित हो रहा है कि अपन के हैंड रिटन नोट्स को वह पढ़ सके और उसको एवेल्युएट कर सके.
तो टीचर का भी बहुत सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई टीचरों को ऐसा डाउट है कि ये क्या रिप्लेस कर देगा, रोबोट जो है वो इंसान को रिप्लेस कर देगा। मेरा मानना है ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ जगह पर जैसे लिटरेसी को समझने में, मैथ समझने में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन जो जटिल ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके ऊपर आधारित जो टीचिंग है उसके लिए तो हमेशा ह्यूमन की आवश्यकता होगी ही, तो इतना भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले प्रोग्राम अभी तक उस लेवल पर डेवलप नहीं हुए, हालांकि रिसर्च इस पर चल रही है। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक में एक आरटी प्रोग्राम डेवलप किया गया है, उसमें रोबोट के माध्यम से ये सब चीजें सिखाई जाती है कि एक बच्चे का जो इमोशनल फीलिंग्स होती है, इमोशनल फीलिंग्स को के जरिए जो है कंप्यूटर प्रोग्राम ये जज कर पाता है कि बच्चा कितनी जल्दी सीख रहा है, कितना लेट सीख रहा है, या वह उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, या वह उससे दूर हो गया है, या उस प्रोसेस में निरंतर है, सीखने की प्रोसेस में निरंतर है। तो उसके कीबोर्ड पर उसका यूज कर रहा, माउस को यूज करने के बेस से ही वह प्रोग्राम जान जाता है कि यह इस बच्चे के लिए किस तरह से अपन को समझाना है, कैसा इसको प्रेजेंटेशन देना है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से एक बालक के प्रोग्राम जो यूज करने का वे ऑफ लर्निंग के प्रोसेस को जान करके वह अच्छे से समझ पाता है कि उसको किस प्रकार से बालक को बेस्ट वे है जिसमें वो सिखाया जा सकता है। और इसमें एक बात मैं आपको और समराइज करना चाहूंगा कि आजकल जैसे मैथमेटिशियन बहुत सारी ऐसे वेब ऐप आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बच्चे को टीच कर रहे हैं। बच्चा जिस हिसाब से प्रॉब्लम को एक्सेस करता है, जिस वे में वह सोचता है, जैसे ही वो पहला स्टेप लिखता है तो वह समझ जाता है, वह प्रोग्राम समझ जाता है कि बच्चा किस दिशा में सोच रहा है, कि इसका फंडामेंटल कहीं गड़बड़ तो नहीं है। वह उसको जज कर लेता है और उसको जहां एक्सेस करने की जरूरत है उस बच्चे को, वह वहीं अपने जो है उस बच्चे को गाइड कर देता है। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल एक बच्चे के सीखने में बचपन से लेकर के और इवन टीचर्स के में, और इवन अगर अपन बात करें तो एक पूरे सिस्टम को डेवलप करने में, आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम को, जैसे कैफेटेरिया वगैरह में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कितने बच्चों को आना है, बेस्ट टाइम कैसे यूज हो इंस्टीट्यूट का, एडमिशंस को और डाटा प्रोसेसिंग को, बहुत सारी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है और आगे भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है, जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स और सभी पेरेंट्स के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। इसमें एक लास्ट में एक इसमें कंक्लूजन में एक कहना चाहूंगा, दुर्भाग्यवश अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 3 लाख जो पीपल हैं, जबकि इसकी जो जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर ढंग से उपयोग हो सके, इसके लिए हमें और लाखों में और ऐसे आदमी चाहिए जो डाटा एनालिस्ट हो और इसको सब जगह प्रोवाइड कर सके। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी और आवश्यकताएं हैं और इस पर और वर्क होना चाहिए। थैंक यू। Absolutely right, sir. Absolutely right. When you said that particular discipline can be taught by the artificial intelligence, but when it comes to human behavior, वो तो एक human behavior, एक human ही सिखा सकता है students को। So very right, sir. I would like to extend the same question to Akash Modi, sir. Sir, please, can you share your views? Sure. Thank you. First of all, good afternoon, good evening to all the panelists and Harshita ji. Thank you, It's a very great initiative by Entrepreneur and School Logs. और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स को मॉडरेट करना तो फिर भी आसान है, सब जब टीचर्स हों और लीडर्स हों उनको मॉडरेट करना इजी नहीं है। तो आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं जो आप अच्छा काम कर रही हैं। अब ये एआई का जो क्वेश्चन है, सर ने बहुत अच्छे से बताया, काफी चीजें उन्होंने समराइज की। मेरा बस खाली इसमें एक पॉइंट ऐड करना है कि वी ऑलरेडी आर यूजिंग एआई इन अ लॉट ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर कि बहुत सी स्कूल्स और अपने खुद के सिस्टम्स बहुत यूज कर रहे होंगे कि व्हाट टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए, लुकिंग एट द बिहेवियर। अगर बहुत से बच्चे, इवन इफ द टीचर हैज मेड अ मिस्टेक,
considering a question to be a difficult question, और बहुत से बच्चे बहुत आसानी से उसका करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं लगातार, तो रीडिंग दैट पैटर्न द सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकंसिडर्स दैट टू बी इन अ इजी बास्केट, उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की बजाय उसको इजी क्वेश्चन के अंदर कर देगा. दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स. बाकी हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, हमारी सर्च पैटर्न को प्रिडिक्ट करना, ये सब ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है. हमारा एज एजुकेटर्स, हमारा एम ये होना चाहिए to be always more intelligent, to produce students who are more intelligent than the computer, who are capable enough to design such systems. तो हम लोगों को ऑलरेडी जैसा हम लोग देख रहे हैं आज से, आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, बट मैं जो देख पा रहा हूँ पिछले कुछ सालों से ही हम लोग इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर्स में और अपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो बच्चों को कोडिंग सिखाना चालू कर रहे हैं. तो हम इसको देखें कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. कंप्यूटर को नॉट जस्ट अ डिवाइस और हार्डवेयर, बल्कि एक लैंग्वेज की तरह हम सीखना चाहिए, और सीख रहे हैं हमारे बच्चे. और हमारी डायरेक्शन यही होनी चाहिए टू प्रोड्यूस सिटीजन्स हु आर, जैसे हम इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज सीखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर को भी एज अ लैंग्वेज सीखते जाएं, और उससे इंटरेक्ट इस तरीके से करें जिससे हम हमारी कमांड्स दे के उससे काम करवा सकें, और हमेशा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ऊपर रहें. तो और ये जो इमोशन या फिर जो आर्ट है, जो स्पोर्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एक फिजिकल सिनेरियो के अंदर ही सिखा सकते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें जो रेपिटेटिव हों या फिर क्वांटिटेटिव हों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बखूबी कर सकता है. तो हमारा एम यही होना चाहिए कि उस लेवल के हम स्टूडेंट्स और सिटीजन्स प्रोड्यूस करें जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना सिर्फ समझें, बल्कि इसको और इम्प्रूव कर सकें और बना सकें और अच्छी कोडिंग कर सकें. तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत अच्छा ही होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट थिंग है, नो डाउट. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your important views. Now, the same question, let us listen from Jyoti ma'am. A Ma'am, very please. good, yeah, a very good evening to everyone, Good evening, ma'am. and thanks for giving me this opportunity. दोनों सर ने बहुत अच्छा बताया, और मैं भी इसमें बस थोड़ा ही जोड़ना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर यूजिंग फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स. भाई हम 90s से जब हम कंप्यूटर्स और मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन ब्रेन हमेशा ऊपर ही है और ऊपर रहेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की ही ये क्रिएटिविटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स पे आज हम बहुत कुछ डिपेंड हैं. और मोबाइल को भी अगर आप लें, तो आज अगर मोबाइल हाथ में है और स्मार्टफोन, तो देखिए जो जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, जो ये क्राइसिस चल रहा है कोविड का, क्या कभी किसी ने सोचा था कि 6 मंथ्स स्कूल बंद रहेंगे और इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? तो अगर हम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहे होते, तो it was not quite possible. So it is possible because of artificial intelligence, and definitely it is playing very significant role in today's world, and definitely in future also. So no doubt, जैसा सर ने अभी बोला कि हम लोगों को हमेशा कुछ बेटर करने की कोशिश करनी है, तो डेफिनेटली ह्यूमन ब्रेन इज ऑलवेज ऊपर ही है, और वो हमेशा करते रहेंगे इसको, और आगे कोशिश करते रहेंगे. तो मैं भी इतना ही कहूंगी कि हाँ, इसका इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. तो इतना ही कहूंगी. थैंक यू. Thank you so सब much, कुछ ma'am. कह दिया है, क्योंकि दोनों सर ने सब कुछ कह दिया, कुछ बचा नहीं है कहने को. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम से पूछेगा पहले. नहीं 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 सर, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. मुझे बहुत अच्छा लगा सब सुन के, आप लोगों के व्यूज. रियली आई एम एंजॉयिंग. मैं आप लोगों के व्यूज सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर. Same here. Thank you so much, ma'am. And absolutely right that human brain, sir, Akash sir said, and Umesh sir as well, that human brain will always be at top because we are the people who are creating artificial intelligence. So now let us listen from Vivek sir. Sir, over to you. Sir, please unmute.
या जैसा कि थैंक यू सो मच। जैसे कि सबने बहुत अच्छा बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि किसका सिग्निफिकेंट रोल रहेगा एजुकेशन में हमेशा हमेशा के लिए। इसको जैसे अपन जब कंप्यूटर से कनेक्ट हुए हैं तब से ये सारी चीजें अपने साथ कनेक्टेड हैं, बट अपन कंप्यूटर्स को इस तरह ट्रेन कर दें सर कि आपकी वॉइस जिससे नहीं उसमें आ अपन रही डाटा clear। जो विवेक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, या एम ओके ब्रेकिंग। एम आई ऑडिबल Yeah, राइट but not clearly. But not clearly. But not clearly. Yeah, some disturbance. ओके एक्चुअली या राइट एम आई ऑडिबल Yeah, Better. Better. Yes, sir. ओके या थैंक यू। जैसे 30-40 ईयर्स से अपन कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो अपन कंप्यूटर्स को अब जो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अपन कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कि अपन उनको इस तरह से डाटा वगैरह देने लगा है स्टूडेंट्स का कंप्लीट कि वो ऑटोमेटिक अपन को उसका रिजल्ट देने लग जाए। जैसे अपन इसको इस तरह से समझे जैसे अपन किसी क्लास में है कोई Sir, जैसे अपन इससे समझे जैसे 10th क्लास में still बेटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है वहाँ। still there is some audio glitch. break. हाँ, ओके 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 मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। Let us carry forward it, and whenever Vivek sir will be with us, we'll surely listen to him as well. Uh, Today's second question: how would meaningful online teaching be carried out in such a pandemic situation if the closure of institutions continues for a long spell? ऑनलाइन टीचिंग कैसे मीनिंगफुली कैरिड आउट हो पाएगी इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर क्लोजर कंटिन्यू होता है फॉर अ लॉन्ग स्पेल? लेट अस स्टार्ट विद ज्योति मैम फर्स्ट, एज सर सेड. मैम, Thank प्लीज you. शेयर योर व्यूज. Yeah, thank you अर्षिता मैम। डेफिनेटली देखिए जब स्टार्ट हुआ था, जब मार्च एंड में लॉकडाउन स्टार्टेड तो भी अप्रैल में एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि क्या होगा, व्हाट टू डू नाउ, हाउ वी विल कैरी ऑन दैट। तो जैसे ही मोदी जी का आया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, एवरीबॉडी स्टार्टेड विद द ऑनलाइन क्लासेस थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू जूम एंड थ्रू गूगल मीट एंड ग्रेजुअली एवरीबॉडी वाज मतलब एवरीबॉडी वाज स्टार्टिंग टू थिंक दैट कि अभी हम इसको कैसे बेटर करें। तो धीरे धीरे एवरीबॉडी इज यूज्ड टू विद द ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलता है तो डेफिनेटली अभी तो सब यूज टू हैं, टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स भी कंडक्ट हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। स्टार्टिंग में अप्रैल में भी फेस सम प्रॉब्लम, बट अभी सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि स्टूडेंट्स आर दिखते हैं, पढ़ाई होती है वो एज उसका जो इम्पैक्ट होता है वो, और ऑनलाइन इट्स ओके कि ऑनलाइन से हम लोग सब करा रहे हैं, बट सम फ्लोज आर देयर लाइक बच्चे जो हैं उतना मतलब ऑफ द ट्रैक हो गए हैं। स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दैट कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैम हमें ये इंस्ट्रक्शंस दे रही तो हमें ये करना है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट लोग यूज टू हो गए हैं और अब कुछ स्कूल्स अपनी ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, ऐप के थ्रू ही सब काम हो रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन स्कूल खुलने की बहुत जरूरत है। और अभी जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आया 9 to 12 के लिए, वी स्टार्टेड फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडे। तो सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हैंड वॉश, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें सेफ्टी मेजर्स के लिए हैं उसको फॉलो करते हुए क्लासेस जब स्टार्ट की गई तो स्टूडेंट्स आर मोर हैप्पी। वो कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अलावा अगर ये हमारी फिजिकल जो क्लासेस स्कूल में लग रही हैं ये कब से स्टार्ट होंगी।
they are waiting for that. It means कि everybody is fed up with the online classes, but online classes का future तो है ही है मैम. तो हमें आगे ब्लेंडेड फॉर्म में चलना पड़ेगा. अगर ये कोविड का सिचुएशन लंबा चलता है तो हमें एक ब्लेंडेड फॉर्म में चलना पड़ेगा कि हम लाइक ऑल्टरनेट डेज पे स्कूल प्लस ऑनलाइन क्लासेस, कुछ ऐसा हम लोग को रीथिंक करना पड़ेगा जिससे बच्चों से हमारा कांटेक्ट भी बना रहे और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहे. ऐसा मुझे लगता है कि हम ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक 2 आवर्स के लिए बच्चों को बुलाएं, ताकि एक जो डिसिप्लिन मैटर करता है स्टूडेंट की लाइफ में वो भी बना रहे और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनका रेगुलर स्टडीज भी चलती रहे. क्योंकि ड्यूरिंग कोविड पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, वो भेजना भी नहीं चाहते हैं, बट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू कम टू द स्कूल, दे वांट टू गेट बैक टू द स्कूल. So that's it, ma'am. Very true, ma'am. We have to think some blended form of school and online classes. Very, Yeah. absolutely right. Yeah. Now I would like to extend the same question to Umesh Kumar Sharma, sir. Sir, please express your views. हाँ, मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया. मैं आपको बता दूं, जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, क्लासेस जब बंद हो गई थी, तो हमने ऑनलाइन सिस्टम को जब अडॉप्ट किया, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा लाइक किया इसको कि कई बच्चे तो अब जब ऑफलाइन स्टार्ट होने की डेट आ रही है तो वो हमसे ये प्रेस कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन को खत्म मत करना. क्योंकि लास्ट ईयर जब वही बच्चे जब हमारे पास पढ़ने आते थे, तो जब डाउट जब बच्चों का हो रहा होता था, तो डाउट में जब टीचर बैठे रहते, जरूरी नहीं सब बच्चों का डाउट वो ले पाए, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से वह टीचर कॉमनली डाउट को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. टेक्नोलॉजी के यूज से बच्चों को कहाँ कहाँ समस्या आ रही है उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते. मैं आपको बताऊं कि एक एक बच्चे का जो पहले जो ऑफलाइन में एनालिसिस होता था, वो ऑनलाइन में उससे मच बेटर हो रहा है. हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चा वीडियो कब देख रहा है, हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चा होमवर्क असाइनमेंट टाइम पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चा किसी क्वेश्चन में फंस रहा है, कितने टाइम उसमें ले रहा है, करेक्ट क्वेश्चन को वो कैसे कितने मिनट में अटेम्प्ट कर रहा है, कोई क्वेश्चन को स्किप कर रहा है, उस पर कितना टाइम ले रहा है. तो हम एक एक बच्चे की जानकारी जो है ऑनलाइन रख पा रहे हैं. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती है कि बच्चों को, जैसे मैडम ने कहा कि वो डिसिप्लिन नहीं सीख पा रहा, तो उसके लिए भी हमने इसका भी तोड़ निकाला है. बच्चों को बीच बीच में मोटिवेशनल टीचर्स के द्वारा सेमिनार लिए जा रहे हैं, उनको घर में कैसे बिहेव करना है, कैसे अदर से बिहेव करना है, कैसे पेंडेमिक की सिचुएशन से अपन को ओवरकम करना है. तो ये सब चीजें हमारे द्वारा ली जा रही है. और इवन बच्चों में जो है अच्छे संस्कार बने रहे, इसके लिए प्रेयर और कुछ तो कुछ मोटिवेशनल चीजें ऐड करके उन चीजों की मेकअप किया जा रहा है. और जहां तक मेरा मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम, हमें तो ये लगता है कि क्यों ना हम ऑनलाइन सिस्टम को पहले अडॉप्ट कर पाए. थैंक्स टू कोरोना कम से कम हमने अपने आप को अपडेट किया. अब बच्चों को डाउट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. बच्चे को रात में भी 10 बजे कोई डाउट होगा तो टीचर आर एबल टू सॉल्व दैट इमीडिएटली, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताऊं, जो पहले ऑफलाइन में जो चीज हम 6 घंटे 6.5 घंटे में जो पढ़ा के दिया करते थे, वही कंटेंट, वही मटेरियल, और वह मात्र 3-3.25 घंटे में, यानी आधे टाइम में उस बच्चे को दिया जा रहा है. तो बच्चे का टाइम सेव हो रहा है. और दूसरी बात ये, बच्चा कभी भी रिपीट कर सकता है. अगर ऑफलाइन में उसका कोई सिलेबस या कोई टॉपिक अगर मिस हो जाता है तो उसके पास दोबारा पढ़ने की, या बीमार हो जाता है और वो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाता है, तो टीचर के पास जब वो अकेले पढ़ने आएगा तो मुझे नहीं लगता टीचर उतनी इंटेंसिटी से उस अकेले बालक को वो सब चीजें पढ़ा पाएगा जो क्लास में पूरी ताकत से पढ़ाता है. तो कई इसके फायदे हैं, मुझे ज्यादा फायदे इसके नजर आए. और भविष्य में ये प्रोसेस मुझे लग रहा है कि खूब चलने वाली है और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. समथिंग. Yes. मैम, एक प्रॉब्लम बहुत है, वो स्पेशली हमारे कंट्री में, इंडिया में है ऑनलाइन क्लासेस में, कि जैसे हम भी सफर कर रहे हैं. बच्चे मैम, अगर एक क्लास में 70 स्ट्रेंथ है तो जरूरी नहीं कि सभी 70 के पास ऑनलाइन के लिए इंटरनेट का कनेक्शन हो, स्मार्टफोन्स हो. जो रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं,
वहाँ के बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है मैम, उनसे क्लासेस मिस हो रही हैं बिकॉज दे डोंट हैव स्मार्टफोन्स। जो थोड़े से बच्चे हम कहें, अगर जो आरटी में भी आते हैं हमारे पास बच्चे जो बहुत पुअर फैमिलीज से हैं या बिलो मीडियम फैमिलीज से हैं, वहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स आते हैं कहते हैं हम क्या करें, हमारा बच्चा 6 महीने से पढ़ नहीं पा रहा है। तो अगर ये ऑनलाइन आगे भी चलता है तो वो बच्चे दे ऑलवेज विल सफर because they don't have smartphones, they don't have that internet connectivity। वो जूम पे क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, व्हाट्सएप नहीं है। ये प्रॉब्लम भी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। मैं भी कुछ इसमें ऐड 70 में करना से आई चाहूंगा। थिंक हमारे 50। जी 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 सर। नहीं मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आई विल वेट फॉर माय टर्न। मतलब 70 में से 50 बच्चा है जो क्लासेस ले रहा है, लेकिन उन 20 का क्या करें, दोज हु आर नॉट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसी हर क्लास में है। मैं तो इसमें ये अगर कहना चाह रहा था कि जी एक तो इसमें टेक्नोलॉजी का जो इशू है वो तो है ही है, नो डाउट कि कनेक्टिविटी, डिवाइस का वेल इक्विप्ड होना, वो सब तो प्रॉब्लम है ही है। उसको बहुत हद तक तो हमने ओवरकम भी किया। हम लोगों ने जो ऐप डेवलप की उसको इसी तरीके से किया कि जो लो बैंडविड्थ पे काम कर सके। टीचर्स को हर जगह अलग अलग घरों के अंदर अपने अपने लाइटिंग, साउंड इक्विपमेंट, उस सब की इशू होती, तो वी स्टार्टेड कॉलिंग देम टू द स्कूल एंड हम लोगों ने स्टूडियो सेटअप किए और उसके थ्रू हम लोगों ने काम किया। स्टूडेंट्स की हम लोगों ने इशू समझे कि उनको बैंडविड्थ और नेटवर्क का इशू आता है, तो हमने ऐसा ऐप डेवलप किया है कि जिसके ऊपर बहुत ही लो बैंडविड्थ के ऊपर भी हम कर पाते हैं। बट हमको खुद को देखना चाहिए, अभी हम लोग सिर्फ 4-5 लोग हैं, उनमें से भी किसी ना किसी के, कोई की साउंड की प्रॉब्लम आती है, किसी की वीडियो की प्रॉब्लम आती है। बट आई वुड लाइक टू कमेंड कि हम लोगों ने एज ए इंडस्ट्री, यस आई वुड कॉल एजुकेशन एज ए इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री ने इतनी जल्दी अडॉप्ट किया जितना आज तक शायद किसी इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट नहीं किया होगा, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग खुद को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि यस, क्योंकि और तो कोई नहीं कर रहा है, नोबडी एल्स इज एप्रिशिएटिंग इट। बिकॉज आप कभी मुझे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट ये सिमिलर है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, आप मुझे ये बताएं, is there any other industry in the world where the customers are uniting and going to the court that yes we will not pay the fees? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है कि किसी के सब कस्टमर इकट्ठे होकर के बोल रहे हो कि हम पैसा नहीं देंगे? वो ये इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, वो उसके फायदे बहुत हैं, नो डाउट। बट एक बड़ा नुकसान ये भी है, जैसा मैडम ने कहा, कि हम स्कूल में जैसे क्लासरूम में सबको साथ लेके चलते थे, नॉट जस्ट द इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बट ऑल्सो बच्चों में एक मोटिवेशन लेवल होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कंपीटिंग होते हैं, उनको हमेशा आगे आना होता है, वो टाइम से टाइम पे होमवर्क भी करते हैं, आगे से आगे आके पढ़ते हैं। बट ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो छुपते रहते हैं, जो आगे नहीं आना चाहते हैं। ऑनलाइन में वो बहुत आसानी से छुप पाते हैं। यस। ऑनलाइन एजुकेशन में उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना, उनको मोटिवेट करना, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन देयर पेरेंट्स माइट आल्सो बी busy somewhere. We see, because I belong from Junjunu, which is the highest military personnel giving, सबसे ज्यादा आर्मी पर्सन है हमारे टाउन, हमारे डिस्ट्रिक्ट से पूरे इंडिया में। उस ऐसे टाउन में जहाँ पे बच्चों के बहुत से पेरेंट्स हैं जहाँ जो आर्मी में हैं, मदर्स आर नॉट सो एजुकेटेड, वो लोग इसको नहीं करते। हाँ, बच्चा फोन लेके बैठा है, उनके हिसाब से वो पढ़ रहा है, बट बच्चा वो खुद मोटिवेटेड हो तब तो वो पढ़े, नहीं वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो उसका कुछ हम कर नहीं पाते हैं, जितना करना चाहें उतना कर नहीं पाते हैं, जबकि स्कूल में कर लेते हैं। तो फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट है, बट इन द प्योरेस्ट फॉर्म 100% ये सप्लीमेंटिंग टू द एजुकेशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंटिंग है। साथ साथ में भले चल जाए एज ए हाइब्रिड मॉडल, बट cannot replace the physical education. I don't think so in a near future it can be done. Yes, 5G is coming, a big transformation is coming, बहुत बड़ा हम लोग डिफरेंस देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, बट ये अभी हाल फिलहाल में, और स्पेशली टू द रूरल एंड द रियल इंडिया, जो इसलिए हिंदुस्तान है, भारत है, उस भारत तक पहुंचने में इसको भी बहुत टाइम लगेगा। मेरा वही पॉइंट था सर की प्रॉब्लम, जिनके पास फोन ही नहीं है, और हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, स्टिल दे आर यूजिंग दैट कीपैड फोन। यस, बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है।
Exactly, sir. Every technology has some pros and some cons, so we have to accept both and move forward. Okay, now let us listen to Vivek, sir. Sir, please share with your views. Yes. Am I audible now? Yeah. Now clearly audible. Much better. ओके मैम, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, एजुकेशन में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो मतलब कभी अपन इसके लिए तैयार ही नहीं थे, कभी नहीं थे। अपन को ऐसा लगता ही नहीं था कि अपन ऑनलाइन लर्निंग अपने यहाँ पे पॉसिबल है। बट ये जो अचानक सिचुएशन आई, टीचर्स ने इतने जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट किया, ये अपने आप में अप्रिसिएशन का है कि टीचर्स ने इतने जल्दी 6 महीने में, आज 6 महीने हुए हैं इस चीज़ को आए हुए, बट 90% ऑफ टीचर्स हैं वो आज ऑनलाइन लर्निंग करवा पा रहे हैं। वैसे ही अपन इसको समझेंगे जैसे स्मार्ट क्लासेस की बात जब पहले होती थी, जब वो 2004 में आया था, बट स्कूल को अडॉप्ट करते करते 2013, 2014, 2015 तक अब कहीं जाके टॉप के स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस बन पाई हैं। इसी तरह से अपन इसको देखें कि कंप्लीट ऑनलाइन लर्निंग तो पॉसिबल नहीं है इन फ्यूचर, बट हाइब्रिड लर्निंग जो मॉडल होगा वो हमेशा चलेगा। हाइब्रिड लर्निंग में क्या रहता है कि अपन डाउट पूछने के लिए बच्चा स्कूल में भी आ रहा है, इसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया कि डाउट पूछने के लिए बच्चा स्कूल में आ सकता है। इसके साथ अपन उनको लर्निंग के लिए जो अपने अभी वीडियोस बनाए हैं, कंटेंट जो तैयार किया है, ऑनलाइन असिस्टेंट जो अपन उनको दे रहे हैं, वो अपन को कंटिन्यू रखने पड़ेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी अब ये आई है, उसमें भी उन्होंने बोल दिया है कि ऑनलाइन असिस्टेंट बहुत कंपलसरी है। ठीक है, 9 से 12 तक के तो ये तो गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो अपन वो ऑनलाइन असिस्टेंट देंगे। ऑनलाइन असिस्टेंट अगर अपन उनको देंगे तो जिससे उससे बच्चे को जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह अपन करवाएंगे, तो उससे बच्चे का बेटर एनालिसिस अपन उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे। बेटर एनालिसिस के लिए अपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपन उसका कंप्लीट बिहेवियर एनालिसिस बच्चे का दे पाएंगे। वो ऐसे समझें जैसे बच्चे का अपन को टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, टेस्ट करवाते तो बच्चे ने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से नहीं किए, कौन से सही थे, कौन से गलत थे, सही क्वेश्चन पे बच्चे को कितना टाइम लग रहा है, गलत पे कितना लग रहा है, टॉपर्स के साथ उसका कंपैरिजन कैसा है, इजी क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन कितना गलत हो रहे हैं। वो इजी क्वेश्चन भी बच्चा अगर सही कर रहा है उसमें 5 मिनट का टाइम लगा रहा है, और उसमें टाइम लगना चाहिए जैसे 2 मिनट का, बाकी बच्चों को 2 मिनट, बच्चे को वो सारा एनालिसिस अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही दे सकते हैं। ये चीजें अपने लिए दूर की थी हमेशा के लिए, बट ये जब ये टेक्नोलॉजी आई, ये सिचुएशन ऐसी आई, ये कोविड आया, तो अपन कितने जल्दी इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिया, अपन इस तरह का एनालिसिस बच्चों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। धीरे धीरे जो अपनी सिनेरियो जो आएगा अपना, वो फ्लिप क्लासेस की तरह चलता रहेगा। जैसे बाहर की स्कूल्स में होता है, वेस्ट साइड कंट्रीज में होता है कि फ्लिप क्लासेस चलती हैं। फ्लिप क्लासेस में क्या होता है, बच्चे को पहले ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है, बच्चे उसको स्टडी करते हैं और वो अपने डाउट लेके स्कूल में आते हैं। अभी क्या होता है, अपन स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं और अपने डाउट लेके वो घर जाता है। पर धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि बच्चा पहले से घर से पढ़ के आ रहा है और स्कूल में अपने डाउट सोल्व करने के लिए आ रहा है, और वो अपने डाउट्स क्लियर करके फिर घर जा रहे हैं। ये वाली लर्निंग अपन बच्चे को प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन लर्निंग और ये टेक्नो फ्रेंडली एजुकेशन हमेशा के लिए अपना पार्ट बन जाएगा। कंप्लीट अपन टीचर्स को इसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन लर्निंग वाला जो प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट टीचर्स का एंगेजमेंट वाला है, वो तो रोबोट से कभी पॉसिबल है ही नहीं। बट जब अपन ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे पैरेलल एनालिसिस बच्चे को देंगे, तो उसको उसकी एक्चुअल लर्निंग का पता चल पाएगा। एक्चुअल लर्निंग का ऐसे समझे जैसे एक क्लास है जिसमें अपन एक टॉपर बच्चा है, एक है बैक बेंचर, ठीक है। टॉपर बच्चा हमेशा टॉप करते जा रहा है, जैसे वो 8th क्लास में वही टॉपर था, 9th क्लास में वही टॉपर था, और 10th क्लास में वही टॉपर है। बट इस जो अपन अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, ऑनलाइन लर्निंग यूज करके बच्चे को एजुकेशन देंगे, उससे क्या क्या इफेक्ट आएगा, इससे अपन बच्चे का पॉइंट पर्सनलाइज लर्निंग दे पाएंगे। पर्सनलाइज लर्निंग बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पर्सनलाइज लर्निंग अपन क्लास में नहीं दे पाते, क्लास में ऐसे नहीं दे पाते हैं क्योंकि अपन सब बच्चों को का समझने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो आकाश सर किसी और तरह से समझ रहे हैं, अर्शिता मैम किसी और तरह से समझ रहे हैं, डीएस साइंस वाले सर किसी और तरह से समझ रहे हैं, ज्योति मैम किसी और तरह से समझ रहे हैं।
ठीक है। तो सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपन उस वो तरीका है जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके अपन वो चीज बिहेवियर बच्चे का एनालाइज कर सकते हैं, जिससे अपन उसको पर्सनलाइज लर्निंग दे पाएंगे। पर्सनलाइज लर्निंग अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे, वही बच्चे को जो बैक बेंचर था 8th क्लास में, वो 10th क्लास में अपने लिए टॉपर बन के आ सकता है। ठीक है, तो अपन को सिर्फ टॉपर पे फोकस नहीं करना है, अपन को सारी चीजों पे फोकस करना है कि सारे बच्चों को उनके हिसाब से लर्निंग दी जाए। जैसे अभी नीट का रिजल्ट रहा, तो अपन टॉपर कुछ बच्चे 720 नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें कहाँ से पॉसिबल हो पा रही है कि अपन टॉपर बच्चे का रिजल्ट भी एनालिसिस करके उसको इम्प्रूवमेंट का स्कोप दे रहे हैं, और लोअर क्लास के जो लोअर बच्चा है जो स्टडी में हमेशा पीछे रहा है, उसको अपन इस तरह की लर्निंग दे रहे हैं जिससे वो टॉपर बने के करीब जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमेशा के लिए ना पार्ट बन के रह जाएगा ऑनलाइन लर्निंग। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your views. And now let us move towards our next question. That is, how can online method be followed for the conduct of practical classes in disciplines when it is necessary where students have moved out of campus? कौन से मेथड्स हम फॉलो करेंगे टू कंडक्ट ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस जबकि बच्चे कैंपस से बाहर हैं? So let us hear from Akash sir first of all. Akash sir, please share your views. Thank you for giving me the first opportunity to speak. देखिए, already even before the pandemic situation, before the lockdown, before everybody was forced to do online, हमारी स्कूल ने अडॉप्ट किया था वर्चुअल रियलिटी, एंड वी वर प्राउड टू हैव द फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी लैब इन द एंटायर एरिया। हम लोगों ने एक बहुत छोटा टाउन होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी बच्चों को देने की कोशिश की जो बहुत बड़ी सिटीज में या फिर अदर कंट्रीज में लोगों को मिलती है। बहुत अभी कम कंपनीज हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं। टेक्नोलॉजी तो फिर भी बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट मिलना मुश्किल होता है। हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिकल आपने बात की, वर्चुअल रियलिटी लैब के अंदर हमारे वर्चुअल हेडसेट्स लगा करके स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के डाइसेक्शन कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू डू फील्ड विजिट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हमारी स्मार्ट लर्न क्लासेस को और डिजिटल बोर्ड्स को रिप्लेस करके स्टूडेंट को पर्सनल वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स प्रोवाइड किए विच अ टीचर कैन कंट्रोल। बट मैं फिर भी आपको ये बताऊं कि लेट्स से ये थ्योरेटिकल और वर्चुअल का एक मिक्सचर हो सकता है। जैसे कि हम कुछ बोले कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि ये डालने से, ये केमिकल करने से कि कुछ ये गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, उसको याद करना आसान है, उसको बोलना आसान है। वर्चुअल रियलिटी में यस, बहुत एडवांस 3D में आप अपने चारों तरफ यू गेट इनटू दैट लोकेशन कि आप वैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट स्टिल टच तो नहीं कर सकते आप ये नहीं बता सकते कि हाँ ये गर्म हुआ या ये ठंडा हुआ, इसमें कुछ लगती है या फिर ये कैसा है। मतलब कि उसके जो अदर सेंसरी पार्ट्स हैं जो उसको एक एक्सपीरियंस होता है। एंड अनदर थिंग, बच्चा सिर्फ पर्सनलाइज लर्निंग या फिर 1-to-1 खाली उससे नहीं होता। ये चीजें तो पहले भी अवेलेबल थी, यूट्यूब पे तमाम पूरे कोर्सेज हैं, बहुत से इतने चैनल्स थे, पहले से भी थे, पहले से इतनी सारी व्यवस्था थी, सब कुछ पूरा का पूरा कंटेंट ऑनलाइन हमेशा से हुआ करता था। आज कितने 10-10 साल, 15-15 साल हो गए। ये अचानक से क्यों इसके ऊपर हुआ? और आज भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही ऑफलाइन होगा बच्चा फिर वो आना चाहेगा क्लास स्कूल में, बिकॉज स्कूल में बच्चा सिर्फ सीखने टीचर से नहीं आता है, वो एक दूसरे से भी सीखता है। देयर इज ए पीयर लर्निंग, एक्सपीरियंस से सीखता है, केयरिंग करता है, शेयरिंग करता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, दोस्त भी बनाता है। वो जीवन के इतने सारे वहां पर एक्सपीरियंसेस लेता है कि जिसके लिए स्कूल बहुत जरूरी है, जिसके लिए उसको एक कम्युनिटी होनी बहुत जरूरी है। तो जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उसके लिए भी अगर किसी इंडस्ट्री में जाना है, किसी फील्ड विजिट में जाना है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बहुत जोर दिया गया है इस चीज को कि वोकेशनल, प्रैक्टिकल, इंडस्ट्रियल, हाथ का काम सीखना बहुत जरूरी है, हाथ के कामों की इज्जत करनी बहुत जरूरी है। उन सब चीजों को सीखने के लिए मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल में यस, एक पूरी लैब सेटअप करने से ऑलवेज अ वर्चुअल रियलिटी लैब विल बी चीपर, बिकॉज हम एक ही लैब से हम उसको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यू कैन टीच हिम
अबाउट कारपेंट्री वर्क, अबाउट इलेक्ट्रिकल वर्क, अबाउट आर्किटेक्चर, कितनी सारी चीजें हम लोग सिखा सकते हैं सिर्फ एक ही लैब से. इट विल ऑलवेज बी चीपर, इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. स्टिल कुछ ना कुछ फिजिकल जो एक्चुअल होगा वो जरूरी होगा. और अभी मैं आपको बता दूं, द डिवाइसेस, द कंटेंट, द नेटवर्क इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ. अभी अगर बच्चा कैंपस से बाहर है तो उसको प्रैक्टिकल मेरी समझ में अभी पॉसिबल बहुत नहीं है. उसे स्कूल आना ही चाहिए. उसको जो लैब्स हैं वहां पे जब वो प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब इंडस्ट्रीज में और फील्ड विजिट्स और इस तरह की लर्निंग बहुत जरूरी है. उसके बिना ऑनलाइन कैन नॉट रिप्लेस द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ दोस थिंग्स. यस, कैन कम वेरी क्लोज टू इट बट कैन नॉट रिप्लेस. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. I would like to extend the same question to Umesh Kumar Sharma, sir. Sir, please express your views. मिस्टर मोदी सर ने भी बहुत कुछ अच्छा बताया. बिल्कुल मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अपन प्रैक्टिकल्स को भी ऑनलाइन सीख सकते हैं. जैसे एक डॉक्टर कहीं ऑपरेशन कर रहा होता है तो उस ऑपरेशन को लाइव देख करके जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं वो सब सीखते हैं, देख करके सीखते हैं. वैसे भी अपन अगर नॉर्मल वे में देखें तो एक बच्चा लैब में कितनी बार जाता है साल में? बामुश्किल 15, 20, 25 बार. तो अगर अपन उनको ऑनलाइन इस बात को ट्रेन करें, अच्छे से टीचर को करते हुए दिखाएं ये सब चीजों को, और उसको ये एक्सपीरियंस कराया जाए, और वीक में बच्चे को 1 या 2 बार वो सब चीजें खुद से अगर करवा दी जाए, तो मुझे लगता है कि उसने देख सब कुछ रखा है तो उसको वो फिजिकली टच करके देख पाएगा. हाँ, जो कुछ मैंने ऑनलाइन में सीखा था ऑलमोस्ट वही चीजें, ऑलमोस्ट क्या लगभग वही पूरी वही चीजें यहाँ हैपन हो रही हैं. तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल बिल्कुल इसकी व्यवस्था की जा सकती है और की जा भी रही है कई शिक्षकों के द्वारा. और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूं, जब IITs एक एग्जाम के माध्यम से ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकता है, माध्यम से ये चेक कर सकता है कि इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, तो अगर बच्चे को देख करके ये सब चीजें मिलती है सीखने को, तो मुझे लगता है कि कुछ न होने से तो बहुत कुछ बेहतर है. जो सर ने बताया बिल्कुल ठीक है, 100% रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन काफी नियर अबाउट टू दैट. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. Let us hear from Jyoti ma'am. Ma'am, please express your views. Thank you, Ashita ma'am. I agreed with Modi sir कि हाँ, प्रैक्टिकल्स जैसा अभी उमेश सर ने भी बोला कि देख के बहुत कुछ किया जा सकता है, बट फिर वही बात आ जाती है, जब तक वो खुद नहीं करता है, कि जब तक वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेता है तब तक परफेक्शन नहीं आता है. तो अगर उसे परफेक्शन चाहिए, अगर हम एक्चुअल में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, कि हमने बच्चे को ऑनलाइन प्रैक्टिकल करा दिया, अगर एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ पे एक जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इसीलिए प्रैक्टिकल्स पे बहुत जोर दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस पे, जो अभी मोदी सर ने भी बोला. क्यों? क्योंकि जब बच्चा खुद कुछ करता है तो उसके जो सीखने का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, वो उसको बेटर वे में सीखता है, देख के वो उसको लर्न करने की कोशिश करता है. बट जब वो खुद करता है तो वो उसमें परफेक्शन पाता है. जब हम लोग कोई एडवेंचर्स, कोई ऐसा टीवी पे भी कोई प्रोग्राम देखते हैं जिसमें अक्सर लिखा होता है कि इसको घर पे करने की कोशिश ना करें. क्यों ऐसा लिखा होता है? क्योंकि कोई चीज देखने के बाद हमारा मन करता है कि हम इसको करें, हम भी इसको ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने के बाद ही वी कैन गेट टू नो दैट कि हाँ, हम कितना कर सकते हैं. तभी हमें अपने पे जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इफ वी आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग, इफ वी वांट टू लर्न, तो वो लर्निंग तभी प्रोसेस कंप्लीट होता है जब तक हम उसको खुद नहीं करते. डेफिनेटली अब पेंडेमिक है, क्राइसिस चल रहा है, तो अभी इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चों को लैब कराई जाए, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम लैब में बच्चों को बुलाकर कर सकते हैं, क्योंकि दे विल एंजॉय. और सर ने बहुत अच्छी, मोदी जी ने बात कही कि पीयर लर्निंग, अकेला बच्चा जब घर में होता है, आप देखिए जॉइंट फैमिलीज, ये भी थोड़ा ऑफ द बीट होगी बात, कि जॉइंट फैमिलीज हमेशा अब सब लोग प्रेफर करते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहकर बच्चा डिफरेंट लोगों से डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट थिंग्स लर्न करता है. सेम एज स्कूल इज व्हाई सो इम्पोर्टेंट. स्कूल में आके बच्चा अलग अलग क्लास के बच्चों से भी ब्रेक टाइम में भी बहुत कुछ सीखता है, होम टाइम में भी सीखता है,
और अपनी क्लास में तो अपने क्लासमेट से, अपनी टीचर्स से, डिफरेंट टीचर्स से बहुत कुछ सीखता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो डेफिनेटली ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स वी कैन गो फॉर दैट, बट फिजिकली जो लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं दैट इज फार बेटर देन दैट। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. As everybody said that in pandemic, we can go with online practicals virtually, as sir said. But if it is in lab, that will be much better, far better. Vivek sir, sir, please unmute and share your video. विवेक सर का कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम Yes, है। yes, जी ma'am. मैम, जी मैम। Sir, please share your views on the same question. या मैम, राइट। प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात अपन करते हैं कि इस सिचुएशन पर हम प्रैक्टिकल एजुकेशन दे पाए तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लर्निंग से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसमें अपन ये कर सकते हैं कि अपन वर्चुअल रियलिटी पे जब अपन वर्चुअल रियलिटी की जब बात करें तो वो एक अभी के लिए तो बहुत दूर की बात है। वो अभी अपन वो सारे टूल्स वगैरह अपन के पास हैं, अपने पास है नहीं। उसके लिए अपन को बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐप्स वगैरह है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं जिनसे अपन वर्चुअल रियलिटी से वो सारे प्रैक्टिकल्स बच्चों से करवा सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो अपन अभी भी करवा सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम का होता है कि सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स में, वो अभी भी अपन बच्चों से करवा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ-साथ अपन को जो कोडिंग वाली चीज़ है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। कोडिंग वाले प्रैक्टिकल्स अपन अभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें नई पॉलिसी जो आई है, उसमें भी अब ये फ़ोकस किया गया है, बच्चों को कोडिंग वाली प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। तो कोडिंग वाली प्रैक्टिकल नॉलेज में अपन फ़ोकस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स वीडियो बना सकते हैं वहाँ पे जो इतने इंटरेक्टिव हों। जैसे बच्चे बायजू वगैरह ये वेदांतु साइड में क्यों स्विच कर रहे हैं? तो इसीलिए स्विच कर रहे हैं कि उन्होंने कंटेंट इतना इंटरेक्टिव बना दिया है। अपन भी अपना कंटेंट इतना इंटरेक्टिव बना देंगे धीरे-धीरे, जैसे अपन लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाते जा रहे हैं, वैसे कंटेंट को इंटरेक्टिव बना देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें भी अपने लिए पॉसिबल हो पाएँगी। बट अभी अपन को कोडिंग वाली चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। कोडिंग वाली अपन चीज़ें बच्चों से करवा सकते हैं, और वो चीज़ें अपन अभी तक बच्चों से सिखाई भी नहीं है अभी, तो बच्चों के लिए भी नहीं होंगी। वो भी थोड़ा-सा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो हो जाएँगे कि हाँ, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल वगैरह तो पहले भी होते थे, बट हमें कोडिंग सिखाई जा रही है स्कूल की तरफ से, हमें लैंग्वेज सिखाई जा रही है। जैसे आगे वो फ्यूचर में जाएगा, अपना करियर डिसाइड करेगा, तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। That's from my side. Thank you so much, sir. Thank you so much. And as you said that other educational institution also they should also make their class more interactive that other apps are doing likewise. Okay, thank you so much. Let us move towards our next question. What are plans drawn up for the conduct of semester examination, evaluation of answer script, and announcement of results? They will throw next year's academic session calendar out of gear. Semester exams conduct करवाने, answer script evaluate करने and result announce करने का क्या plan होना चाहिए, क्योंकि ये next year के academic session calendar को affect करेगा. So let us hear from Umesh Kumar Sharma sir. Sir, please express your views. एक्चुअली मैडम ये सब चीजें गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब पेंडेमिक हुआ था फरवरी में, सॉरी कुछ महीने पहले, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगी और इन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। तो ये सब चीजें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करती है कि एग्जाम होना है नहीं होना है, आगे कितना सिलेबस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना सिलेबस एग्जाम में पूछा जाएगा, कितना नहीं पूछा जाएगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। तो इस बारे में ज्यादा कुछ हम लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो तो बच्चों का इंटरनल टेस्ट एवोल्यूशन लेकर के उस बच्चे की नॉलेज को चेक कर सकते हैं, और उस बच्चे को बेटर से बेटर जो भी सिलेबस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अपने बिहाफ पर उस बच्चे के प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करके उसकी नॉलेज को
चेक कर सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन कितना सिलेबस आएगा, क्या आएगा, कब एग्जाम होगी, ये सब चीजें तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती हैं। तो इस बारे में तो और क्या किया जा सकता है, ये तो सब गवर्नमेंट प्रोसेस के अंडर में ही आता है। इस बारे में तो मेरा यही व्यू है कि ये पॉलिसीज मेकर्स जो डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जाम कंडक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, हम हमारे इंटरनल एग्जाम में बच्चों को असेस कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। Thank you so much, sir. Let us hear from Akash, sir. Sir, please share your views. थैंक यू मैम। सर ने बहुत ठीक ही कहा कि इसके अंदर एक्चुअली गवर्निंग बॉडी जो होती है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वही डिसाइड करेंगे। और ये बहुत हद तक सही भी है और एक बहुत बड़ी विडंबना भी है कि हम लोग तो भागने दौड़ने, एक्स्ट्रा मेहनत करने, छुट्टियों में भी काम करने के लिए हम तो रेडी हैं, बट हमें उन्हें देखना चाहिए जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सो इकोनॉमिकली साउंड, जो रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, वहाँ जहाँ गवर्नमेंट के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे डिपेंडेंट हैं, रिमोट एरियाज हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती है कि हर स्टूडेंट को साथ में लेके चले, किसी का भी साल खराब ना हो, किसी को भी अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो सोचना बिल्कुल सही है। और हमें जरूर ये लग सकता है कि यार हम तो आराम से कर लेते और मेहनत कर लेते, हम तो पढ़ा ही रहे हैं ऑनलाइन, थोड़ा सा और पढ़ा लेते, सिलेबस भी क्यों कम करना है, हम लोग तो काफी कुछ कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरी पढ़ाई करा सकते हैं, पूरे टेस्ट ले सकते हैं। पर मैं कुछ पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, कुछ गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा कि एक साल तो सिलेबस आप कम कर देंगे, बट उस स्टूडेंट को वो जो सिलेबस कम हुआ है उसका खामियाजा बहुत टाइम आगे तक भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, जो उसको हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद में देने हों, जो उसको चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हों, चाहे अपने कहीं एडमिशन्स के एग्जाम्स हों, और फ्यूचर में तो सभी चीज एग्जाम से, इंक्लूडिंग योर ग्रेजुएशन की जो कॉलेजेस है उसमें भी एग्जाम दे करके बच्चों को जाना होगा। तो ये जब एग्जाम्स होंगी, सब चीजों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी, उस टाइम पे तो सिलेबस उसको कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, बैकग्राउंड उसका उतना गैप हमेशा रह जाने वाला है। तो इसको गवर्नमेंट को हम तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, और हम लोगों ने सजेशंस भेजे भी हैं कि किसी एक ही साल के अंदर सारा सिलेबस को कट डाउन करने की बजाय इसको 3 ईयर या 5 ईयर प्रोग्राम की तरह बनाना चाहिए, ताकि हर साल थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम को डिले करके या उसको एडजस्ट करके, और उस सिलेबस को थोड़ा थोड़े पार्ट के अंदर आप इस तरीके से एडजस्ट करें ताकि बच्चे का नॉलेज भी कम ना हो, और वो 2 साल 4 साल के अंदर वो उसको स्ट्रीमलाइन में आ जाए, इस साल जो उसको गैप हुआ है वो आगे कवर अप हो। यही हम सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो जो गवर्नमेंट कहेगी वही हमें करना होगा। और रही बात एग्जाम्स की, तो जो टेस्टिंग सिस्टम है उसको कुछ ना कुछ एमसीक्यू बेस किया जा सकता है, ताकि एटलीस्ट कॉपी चेकिंग के अंदर तो टाइम बचे और रिजल्ट्स उतने फास्ट जनरेट हो सके। तो ये हम लोग जरूर कर सकते हैं, इस साल गवर्नमेंट भी कर सकती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स कैन बी डन इन अ एमसीक्यू फॉर्मेट, जिसको बहुत जल्दी पेपर चेक करके उस टाइम को तो कम से कम बचाया जा सके। Thank you so much, sir. Thank you so much. I just want to extend the same question to Jyoti ma'am. Ma'am, please share your views. थैंक यू मैम। जैसा अभी सर ने कहा, उमेश सर ने भी और मोदी सर ने भी, कि गवर्नमेंट ही पॉलिसीज बनाती है, बात ठीक है, लेकिन हाँ, हम इंटरनली अपने जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 9th 10th 11th 12th दैट इज बोर्ड एंड प्री बोर्ड, वो गवर्नमेंट करेगी डिसाइड, और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने पहले बोला कि कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा, लेकिन फिर कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ कि 12 स्टूडेंट कैन सिट इन वन रूम, ठीक है, बट 8 तक वी कैन प्लान फॉर आवर इवैल्यूएशन सिस्टम, आवर सेमेस्टर सिस्टम, दैट फॉर रिपोर्ट कार्ड। उसके लिए हम जो अपने स्कूल में कर रहे हैं, जैसे लाइक हम लोग पहले क्या करते थे कि 20/80 का रहता था एज पर सीबीएसई, कि 20 का हमने पीरियोडिक टेस्ट लिया, फिर 80 का हमने हाफ ईयरली लिया। तो अभी आई थॉट कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि 80 का हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन या पेपर बच्चों से करा पाए, वो पॉसिबल नहीं होगा 3 आवर्स के लिए। तो हमने 10 मार्क्स के हम 15 डेज में उनका जो हम 2 वीक्स में पढ़ाते हैं उसको हम 1 चैप्टर या 2 चैप्टर का 20 मार्क्स का, कभी हम 10 मार्क्स का, ऐसे हम शीट्स ऑप्शनल पे एमसीक्यू बेस्ड, जो सर ने अभी बोला, एमसीक्यू बेस्ड करते हैं ताकि टीचर्स को भी उसे इवैल्यूएट करने में इजी रहे।
और हम ऐसे बच्चे की प्रोग्रेस, उसका इंटरेस्ट और सब्जेक्ट सब चेक करते रहते हैं थ्रू ऐप, थ्रू ऑनलाइन। तो बच्चे का भी इससे जो है इंटरेस्ट बना रहता है कि उसको ही और शी हैज टू गो थ्रू द होल चैप्टर। जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो रेक्टिफिकेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसको फिर लाइन वाइज चैप्टर समझना पड़ता है। तो हम ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के 15 डेज में, फोर्टनाइट डेज में हम उसको कंडक्ट करा लेते हैं। फिर उसको हम कंपाइल करके हमने 100 मार्क्स का 5 टेस्ट 2020 के लिए, फिर हमने बीच में 5 मार्क्स की एक्टिविटी करा दी जो उनके प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग थी। हमने एक्टिविटी वीकली कराई या वही 15 डेज में एक बार कराई। उस एक्टिविटी के बाद उनका नोटबुक देखा, ये सब चेक करके हमने इवेल्युएट करके अपना हाफ ईयरली तक का कोर्स कंप्लीट किया, फर्स्ट टर्म कंप्लीट किया 100 मार्क्स का। बची बात 9th 10th 11th 12th। 9th 10th 11th 12th में अब हमें बच्चों को लिखने की आदत भी डालनी है कि वो उतने टाइम में करें। तो अभी जो सैंपल पेपर्स आ रहे हैं 10th और 12th के, उसमें जैसा अभी सर ने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तो अभी 12th में आई फाउंड कि उन्होंने 40 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव कर दिया है और सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का कर दिया है 80 में से, जो पहले 20 मार्क्स का आता था। तो अभी उन्होंने भी चेंज किया है अपना पैटर्न एंड तो हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव में बच्चे को जज करना भी इजी है, उसका नॉलेज का, उसका लर्निंग का, उसका इंटरेस्ट का देखना। और सब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो चीटिंग भी हो सकती है ऑनलाइन में। बट ऑब्जेक्टिव में क्या, एक टाइम लिमिट हम लोग जैसे आपके थ्रू देते हैं ऑनलाइन में, तो उतने टाइम में बच्चे को भी पता है कि हमको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे और फिर उसको इवेल्युएट करना, क्योंकि वो प्री डिफाइंड आंसर्स होते हैं जब हम लोग गूगल फॉर्म पे पेपर बनाते हैं। तो जैसे ही बच्चा सबमिट करता है, विद इन 10 मिनट्स उसके पास उसका स्कोर कार्ड पहुंच जाता है, उसको पता चल जाता है, सही आंसर पता चल जाते हैं। तो इवैल्यूएशन का यही प्लान अभी रहेगा और हमें लगता है आगे भी हमें इसको नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर में फॉलो करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्टिव सिस्टम को, एमसीक्यू सिस्टम को, ताकि बच्चा पूरा चैप्टर पढ़े और उसको हम टाइम सेव करते हुए इवैल्यूएट भी इजीली कर ले। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing your valuable views. Over to you, Vivek, sir. Sir, please. Vivek, sir. इवैल्यूएशन के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट अपन को क्या करना चाहिए, जैसे नई जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है, साउंड ब्रेक हो रहा है आपका। ऑब्जेक्टिव लर्निंग को Vivek, sir, I'm sorry, but still we are facing some audio glitch from you. अभी वॉइस आ रही है? Am I audible? Not clear, sir. वॉइस में इशू नहीं है शायद सर, नेटवर्क में इशू है, वो कनेक्ट मतलब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है कुछ। हेलो, आप अगर लैपटॉप पे हैं सर तो एक बार फोन पे ट्राई कीजिए, शायद कुछ बेटर हो जाए। जी सर। Am I audible? So, if you can use microphone or headphone, something. Hello everyone. सर अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, अभी आ रही है वॉइस? Better than before. ओके, वीडियो ऑफ करके कर लेते हैं अपन, मैं बता देता हूँ। बेटर। ठीक है, या राइट। एक्चुअली क्या है, जो अभी अपन को ऑब्जेक्टिव लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने भी अपना कुछ पैटर्न चेंज किया है। क्योंकि आप जब हम स्टडी करते थे हमारे टाइम में, तब भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे काफ़ी सारे होते थे, बट बीच में ये जो ट्रेंड आया जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना ही बंद हो गए,
पर जब तक अपन 10th-12th तक एग्जाम देते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव अपन को जरूरत नहीं पड़ती है या अपन को करवाए नहीं जाते। बट जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एंट्रेंस एग्जाम की जब बात आती है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। जैसे नीट जेईई के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो अपन को ऑब्जेक्टिव टेस्ट बच्चों के करवाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट अपन ऑनलाइन बहुत इजीली करवा सकते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस भी उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। और बच्चे का उसमें अपन टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस और उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ है अपन उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो लर्निंग कर्व है स्टूडेंट का वो पता कर सकते हैं उससे। लर्निंग कर्व के अकॉर्डिंग अपन बच्चे को आगे की जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज देंगे या फिर उसको लर्निंग के ऑप्शंस देंगे, तो वो अपन ये वाली चीज यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाली, उससे कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे कैसे बदलती रहती हैं वो तो राजस्थान के लोगों से ज्यादा कौन समझ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाते हैं कि स्कूल वालों का मोटिवेशन नहीं चला जाता है। बिल्कुल सही सही तो बात है। फ्यूचर में रोज आने ये वाले इंतजार टाइम रहता है में कि क्या बम गिरेगा आज। हाँ हाँ, तो आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि वो क्या क्या बोल जाते हैं। जैसे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही चला जाता है। तो इसके साथ साथ अपन को इन सारी चीज़ों में अगर लर्निंग अगर करवानी है, ऑनलाइन लर्निंग अपन को करवानी, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पीटीएम अपन ऑफलाइन करते थे वो उसको भी अपन ऑनलाइन साथ में शिफ्ट रखना ज़रूरी है कि अपन पेरेंट्स का साथ पीटीएम भी कंटिन्यू रखें। बाकी इवेल्युएशन का तो एजुकेटर्स हैं अपने साथ, काफ़ी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं, वो बताएंगे कि इवेल्युएशन को किस तरह से अपन कर सकते हैं। बाकी स्किल वाली जो चीज़ें हैं, स्किल वाली है, डिसिप्लिन वाली हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे इस टाइम पे अपन को। क्योंकि ऑफलाइन असेसमेंट्स हैं वो होते रहे हैं, काफ़ी टाइम से होते रहे हैं, स्कूल फिर खुलेंगे तो वापस हो जाएंगे। बट ये जो टाइम है अपने को मिला है इसमें अपन ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए तैयार कर सकते हैं। Yes. जी मैम। Thank you so much, Vivek sir. Thank you so much. And as everybody agreed upon, objective assessment will be better than subjective one in this online season. Okay, let us move forward to our next question. What are the priorities that education system should focus on when developing their plans and programs in future? अब फ्यूचर के प्लान्स एंड प्रोग्राम्स डेवलप करने में एजुकेशन सिस्टम की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? लेट अस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ज्योति मैम। ज्योति मैम प्लीज। थैंक यू अशिता मैम। प्रायोरिटीज इन टुडेज सिनेरियो, अब हमारी आगे जब भी कभी स्कूल ओपन होंगे, जो भी हमारे प्लानिंग्स होंगी वो सब इसको मद्देनजर रखते हुए होंगी कि आगे हमें बच्चों के लिए हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, हाइजीन, वो अभी तक रखा जाता था स्कूल में, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस मेथड से अब स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, वैसे ही हमें आगे प्लान करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर वी हैव टू फोकस ऑन दैट ई लर्निंग। अब जैसा कि ई लर्निंग का भी जो स्टार्ट हुआ है, हमको ब्लेंडेड फॉर्म में अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्किल प्रोग्राम्स, लाइफ स्किल्स, डेफिनेटली उस पर फोकस पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, चाहे वो हम अगर कहें कोविड से पहले या कोविड के बाद, वो हमेशा रहेगा लाइफ स्किल्स पे। बट ई लर्निंग पे फोकस हमारा ज्यादा हो जाएगा। जो हम स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाते थे, अब हमारे बच्चे भी और ट्रेंड हो गए हैं और नो डाउट हमारे टीचर्स पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। पहले टीचर्स जो कभी फोन को इतने अच्छे से यूज नहीं करते थे, लैपटॉप यूज नहीं करते थे, स्पेशली अगर हम बात करें अपनी हिंदी टीचर की या हम बात करें हमारे मैथ्स टीचर की, तो वो लोग बोर्ड को हमेशा प्रेफर करते थे अपनी कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। बट नाउ दे हैव चेंज देयर स्टाइल, they are using that phone and tablets and computers in a very good manner, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है उन्होंने। तो हमें आगे इसको छोड़ना नहीं है। जो अभी आपने भी पहले कहा, मैंने भी कहा कि ब्लेंडेड फॉर्म में हमें एजुकेशन सिस्टम को
आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, जो अभी हमारे यंग पीपल हैं, दे नीड इट। वो फोन से बहुत ज्यादा, फोन को यूज करना, हमें शायद उतने फीचर्स पता नहीं थे जितने हमारे छोटे छोटे बच्चों को घर के मालूम रहते हैं। तो ये जो हमारी जनरेशन जी है, ये हमारी परफेक्ट है ई लर्निंग सीखने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो आगे की प्लानिंग हमारी उसी पे बेस्ड रहेगी कि ड्यूरिंग ब्रेक, लाइक कोई छुट्टियां होती हैं या जब कभी अचानक से डीएम के ऑर्डर आ जाते हैं, विंटर ब्रेक हो जाता है बहुत लंबा, जैसा अभी कानपुर में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1 मंथ का विंटर ब्रेक चला था। तो उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम इसको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, तो वो 1 मंथ में सभी का सिलेबस बहुत ज्यादा लैग कर गया था। तो सबको ही भाई पूरा जनवरी हमारा ऑलमोस्ट 13 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक यहाँ डीएम के ऑर्डर से स्कूल्स बंद रहे थे। बट अभी वी आर रेडी फॉर दैट सिचुएशन इन फ्यूचर कि अगर आगे कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो हम ऑनलाइन क्लासेस तो बंद ही नहीं करेंगे। जो हम एप्स ई पाठशाला, दीक्षा ऐप, निष्ठा ऐप, जो भी अभी गवर्नमेंट ने एप्स स्टार्ट किए हैं, दे आर वेरी हेल्पिंग फॉर अस। ये ऐप से जो हमें बच्चों को जो मटेरियल, जो कंटेंट मिल रहा है, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट। तो वो हम आगे यूज करते रहेंगे, अपने प्लानिंग में उसको ऐड करेंगे। जो हमारा पैडागोजिकल प्लान होता है उसमें उसको ऐड करा गया है। और ताकि जब भी कभी अचानक से छुट्टियां हो, डीएम की ऑर्डर आ जाए या कुछ भी ऐसा कुछ हो, सिचुएशन हो, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने सिलेबस को सही टाइम पे कवर कर पाए। और अगर कभी ऐसा पड़े तो हम ऑनलाइन एग्जाम्स, टेस्ट भी आगे कंडक्ट करा पाए। तो डेफिनेटली हमारे प्लान्स अब आगे यही रहेंगे कि स्कूल प्लस ऑनलाइन क्लासेस in both way will go further in future. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your views. And I am a bit afraid for teachers and students both that administrators are thinking about online classes in breaks as well. So I was just thinking this. Thank you. Thank you so much, ma'am. Let us hear from Umesh Kumar Sharma, sir. थैंक यू मैडम। मैं ज्योति मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया था। तो मेरा मानना है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि वह अपनी ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होती है तो वो कैसे करिकुलम को, कैसे चीजों को मैनेज करता है। मैं आपको बताऊं कि जैसा अपूर्व डिस्कशन में अपन को पता ही चला कि बहुत सारे बच्चे रूरल एरियाज के ऐसे हैं जो अच्छे से, जहां नेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या जिनके पास में ये डिवाइसेस नहीं है कि बच्चा ऑनलाइन ले सके। हमारे भी 5 to 10% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं। तो जब ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हमने जो एक इंस्टीट्यूट के नाते एक हर बच्चे को फोकस किया है कि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं ले पाए हैं उनको, क्योंकि वो जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी तो निश्चित रूप से वो शहर में आ जाएगा। तो शहर में आ जाएगा तो उसको अच्छा नेटवर्क भी मिलेगा और टीचर्स की गाइडेंस भी मिलेगी। तो उन बच्चों के लिए अलग प्लान करना है जिन्होंने अब तक बिल्कुल पढ़ा नहीं है। उन बच्चों को अलग तरह से प्लान करना है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि इस वक्त एक इंस्टीट्यूट द्वारा की गई प्लानिंग, एक बच्चे के लिए की गई प्लानिंग सभी के लिए एक नहीं हो सकती, लेकिन वह विभिन्न स्तरों पर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। टॉपर्स के लिए आपको अलग ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिलेबस को ऑफलाइन में आगे बढ़ा पाओ, क्योंकि जैसे एक क्लास में 50 बच्चा पढ़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग में 15 बच्चों को पढ़ाया जाएगा या 20 बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो पहले जो टीचर 4 क्लास ले रहा था तो वह 12 क्लास तो ले नहीं सकता एक दिन में। तो मुझे लगता है कि सिलेबस को आगे तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन उसकी जो डिफिकल्ट जहां उनको दिक्कत रही है, हालांकि ऑनलाइन में उसको बहुत कुछ रेमेडी उसकी प्रोवाइड कर दी गई होगी और की जा भी रही है, लेकिन फिर भी उस बच्चे के फीलिंग्स, इमोशंस, उन सबको जानते हुए उस बच्चों को जो है मोटिवेट करना और अगर उसके कोई ड्रॉबैक्स रहे उनको रिकवर करना। तो इस मायने में बहुत सारी चीजें एक इंस्टीट्यूट को प्लान करना पड़ेगा कि रिमेनिंग डेज में उसको तैयार रहना पड़ेगा कि स्कूल नवंबर में खुलने वाले हैं तो उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। दिसंबर में अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है।
और एक टीचर और एक इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इवन टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस तो कंटिन्यू रखनी है। यानी जो वो अपने डाउट सेशन में जो वक्त जाया कर रहा है टीचर, अपना जो टेस्ट पेपर बना रहा है, या बच्चों की जो है लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर वो दे रहा है, वो तो देते ही रहना पड़ेगा। इसके बावजूद उसको ऑफलाइन में जो स्टूडेंटों को संभालना है, वो एक एडिशनल कार्य टीचर के लिए और बढ़ जाएगा, इंस्टीट्यूट का कार्य और बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट इस चीज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो उनके करियर के लिए, उन बच्चों का भविष्य इंस्टीट्यूट की उस प्लानिंग पर डिपेंड करेगा कि वो जो अब ऑफलाइन क्लासेस में देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। हमारी स्ट्रेटेजी नीट एंड क्लियर है कि हम किसी भी सिलेबस को पेंडिंग तो रख नहीं सकते। गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, ये 40% सिलेबस नहीं आएगा या ये आएगा, तो हमें तो अभी तक यही पता नहीं है कि कौन सा 40% आना है, नहीं आना है। जैसे मोदी सर ने बताया कि आप अगली कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप बच्चे से ये नहीं कह सकते कि आपका बोर्ड में ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया तो हम आपको ये नहीं कराएंगे। आपको चूंकि उसको फर्दर चीजों के लिए आपको तैयार करना है, फर्दर नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल की एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो आप ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में ये सब चीज चल जाएगी कि उतना सिलेबस कम किया है तो उतना मत पढ़ाओ, लेकिन अगर एक बालक के करियर को ईमानदारी से अगर कोई इंस्टीट्यूट देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको कोई सिलेबस छोड़ना चाहिए या बच्चों से ये कहना चाहिए कि ये सिलेबस हटा दिएगा, इसको हम नहीं कराएंगे। तो ये सब स्ट्रेटेजी का एक पार्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद में उन बच्चों के लिए बहुत कारगर ये ऑफलाइन अच्छी रहेंगी जो बच्चे किन्हीं कारणों से ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। थैंक यू मैडम। Thank you so much, sir, and absolutely right. Schools are supposed to prepare students for future examinations. So, thank you so much. Akash, sir, I would like to extend the same question to you. थैंक यू मैम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस क्वेश्चन पे, बट आई विल लाइक टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। मैं शर्मा साहब ने और ज्योति मैम ने दोनों ने जो बात कही है ना, उन दोनों से एग्री करता हूँ और कहीं न कहीं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। 2 पार्ट में इसका करना चाहूँगा कि शर्मा साहब ने जो बात की वो ज़्यादातर की इमीडिएट फ्यूचर की। एज सून एज दिस लॉकडाउन इज ओवर, एज सून एज द ऑफलाइन क्लासेस आर स्टार्टिंग, तब उस फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। और ज्योति मैम ने कुछ बात की कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म सोच करके अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट जो उनके पास डिवाइस भी है, कनेक्टिविटी भी है, पर पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ उस माइंडसेट में बैठे हैं कि जब भी स्कूल खुलेगी, क्या है ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं है, जब स्कूल खुलेगी तब तो हमको शुरू से तो पढ़ाएंगे। बहुत से लोग ये मान के बैठे हैं कि जब सिलेबस डिक्लेयर होगा, 40% कटा कि 50% कटा, जब स्कूल खुलेंगी तब तो जीरो से शुरू से वापस स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत क्लियर हमारे स्टूडेंट्स को किया है कि इवन व्हेन यू आर स्टार्टिंग, बिकॉज आवर ऐप डे 1 से ऑल द वीडियोस, लाइव क्लासेस आर आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड इन आर्काइव। तो जो स्टूडेंट ने आज भी बाय चॉइस, बहुत से स्टूडेंट्स ने बाय चॉइस, इवन दो उनके पास सारी साधन सुविधाएं थी, सब कुछ था, फिर भी बाय चॉइस उन्होंने ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट ही नहीं किया, जिद करके बैठे रहे कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे। तो उन लोगों ने ये मान के बैठा है कि जब खुलेगी तब हम जीरो से पढ़ेंगे। उनको अभी भी हम क्लियर कर रहे हैं, जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगी, ऑनलाइन की जो अभी तक की डिपॉजिटरी है, जो आर्काइव है, वो उनसे शेयर किया जाएगा। उसको हम रिपीट नहीं पढ़ा सकते, वो रिपीट हम नहीं पढ़ाएंगे, हम उसके बियॉन्ड जाएंगे। वी विल डू द रिविजन, वी विल डेफिनेटली डू द रिविजन, स्टूडेंट्स को साथ में लेके आएंगे, बट कंप्लीट उतना एक्सप्लेनेशन जितना ऑनलाइन में अभी तक हमने किया है, 6 महीना हो गया, उतना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वापस। अच्छा, अब मैं डिस्टेंट फ्यूचर की मैं अगर बात करूं तो आपने पूछा प्रायोरिटी क्या होगी। हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी टू ट्रेन द टीचर्स, ट्रेन द टीचर्स। जैसा ज्योति मैम ने बहुत सही कहा, मैं आपको बता दूं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल को बहुत बेटर यूज कर पाते हैं देन द टीचर्स। सबसे पहले ट्रेन करने के लिए टीचर्स को जो पुराना नॉलेज या वो चीज है उसको इरेज करके फिर नया सिखाना होता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना है और नेक्स्ट लेवल आगे जो होने वाली जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके लिए हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। और अब इस चीज को
हमारी रोजमर्रा के जीवन में हमको लेके ही आना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इस पे बहुत जोर दिया गया है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, और आगे की जो जनरेशन आने वाली है उसको अगर हमें कुछ सिखाने का, हम सोचते हैं कि हम उनको कुछ सिखाएंगे, वो पहले से बहुत सीखे सिखाए हैं। हर एक के हाथ में गूगल है, हर एक के हाथ में यूट्यूब है, उसको सिखाने वाले और भी बहुत बड़े बड़े टीचर्स बहुत पूरी दुनिया में बहुत मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि वी वांट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, वी हैव टू बी अपडेटेड, और वो अपडेट होने के लिए हमें ट्रेन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि शुरू में क्या हुआ था ना, कि जब जैसे ही पेंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उस समय इमीडिएटली बहुत जल्दबाजी में बहुत से लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। और मैं फिर ये जोर दूंगा, ऑनलाइन क्लास शुरू की थी हमने, हमेशा ये टर्म यूज किया है। आप क्लास तो ऑनलाइन बहुत लोगों ने कर दी, स्कूल ऑनलाइन होना बहुत डिफिकल्ट है। क्लास यानी कि सिर्फ लेक्चर डिलीवर हो रहा है, स्कूल का मतलब उसमें प्रिंसिपल भी है, उसमें सुपरवाइजर भी है, उसमें कॉपी चेकिंग भी है, उसमें अटेंडेंस भी है, उसके अंदर एग्जाम्स भी है, उसके अंदर टेस्ट भी है, उसमें रिवीजन भी है। वो सारी चीजें जब होती तब होती है ऑनलाइन स्कूल। ऑनलाइन क्लास कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं लोग, अभी भी प्राइवेट ट्यूशंस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, खूब कर रहे हैं। तो लोगों ने शुरू शुरू में जो ऑनलाइन क्लासेस ली वो डेफिनेटली बैड थी। बैड का मतलब टेक्नोलॉजी वाइज, बच्चे, टीचर्स बैठे हैं, पीछे से कुकर की सीटी बज रही है, छोटे बच्चों की आवाज आ रही है, सामने बच्चे जो हैं उनकी सही नहीं आ रही, कुछ बच्चे नॉटी थे, कुछ बच्चों ने शरारत की, उस ऐप को मिसयूज किया। टीचर्स पूरे ट्रेन नहीं थे, उनको ढंग से आता नहीं था उस समय चैट को कैसे रिप्लाई करें, क्या चीज करें। उसको एक्सपीरियंस लेकर के पेरेंट्स ने एक नजरिया बना लिया कि ऑनलाइन क्लास में तो कोई दम नहीं। जबकि अब आफ्टर सेवरल मंथ्स, 1 महीना 2 महीने के बाद ही हम जब देख रहे थे पूरी सभी जगह, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह उस ऑनलाइन क्लास की बहुत क्वालिटी इंप्रूव हुई है। पर पेरेंट्स ने वही नजरिया बना रखा है कि नहीं, ऑनलाइन क्लास तो अच्छी नहीं होती है, उसमें तो टाइम खराब होता है, बच्चे की आंख खराब होती है, क्या होता है, सीरियसली पढ़ाई नहीं हो पाती। जबकि अब बहुत बेटर क्वालिटी की होती है। हम लोग बहुत अपनी गलतियों से भी सीखे हैं, सब पूरी इंडस्ट्री बहुत कुछ सीख करके आज वी आर मच बेटर देन व्हाट वी वर 3 4 5 मंथ्स अगो। तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि स्टूडेंट्स को सबको साथ में लेकर के टीचर्स को ट्रेन करें। और ये जो सिलेबस या फिर इन सब चीजों की बात की है, मैं मानता हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म इशू है ये अगले साल हम ज्यादा इन चीजों की बात ही नहीं करेंगे, ये एक बार हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट ने बोला उस सबको मानना ही पड़ेगा, वो एक बार में हो जाएगा। बट अब जो ये पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब वी कैन नॉट गो बैक टू द वे वी वर, जैसा चल रहा था वैसा ही नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करना, डिफरेंट करना बहुत जरूरी होगा। मैम ने जो बात की ना कि वेकेशन, अब वेकेशन हो, समर ब्रेक हो, विंटर ब्रेक हो, मेन चीज है कनेक्टेड। द स्टूडेंट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड वेदर ही इज फिजिकली प्रेजेंट इन स्कूल और नॉट। ये एक बहुत बड़ा हमारे में भी कॉन्फिडेंस आ गया और बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब बच्चा नहीं है जी अब क्या करें, अब तो यहाँ नहीं, अब हम कनेक्टेड हैं। और उस कनेक्शन का, उस कनेक्टिविटी का हम लोग बहुत मल्टीपल यूज कर सकते हैं। और रही बात छुट्टियों की, आपको भी डर लग रहा था कि हम छुट्टियों में, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड प्रोफेशन में हैं, हम लोग सारे वेकेशन मनाते हैं, सारी संडेज मनाते हैं, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक सब मनाते हैं, इतने की एक्चुअल में जरूरत है नहीं। हमें प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, हमें एक दिन में 2 दिन का काम करने की जरूरत है। हिंदुस्तान को जो अब इकोनॉमी लड़खड़ा गई है, गिर चुकी है, उसको उठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन के ऊपर है। आज से 4 साल 5 साल बाद में अगर हम उम्मीद करते हैं कि हमको चाइना को बीट करना है, हमको ये वर्ल्ड सुपर पावर बनना है, तो हमको आज वाले जो बच्चे हैं ना उनको तैयार करना होगा, उनको लथार्जिक नहीं बनाना होगा, उनको मेहनत करनी होगी, और उनको मेहनत करवाने के लिए हमको डबल मेहनत, तो उसके लिए तैयार हो जाइए बस। Thank you, sir, and I totally agree with you over it. And let us hear from Vivek, sir. Vivek, sir, please share your views over it. या मैम, मोस्टली सर ने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं सबने। इसमें क्या है कि जो फ्यूचर प्लान्स हैं जो स्कूल्स को बनाने हैं, उसमें सबसे पहले उनको इवेल्युएशन सिस्टम को हमेशा के लिए चेंज करना पड़ेगा। जो उनका चल रहा था, आज तक चलता आया था कि 3 घंटे बच्चा पेपर देगा, एग्जाम होगी, हाफ ईयरली होगी, फाइनल एग्जाम होगी, उससे उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। एक तो वो चीज़ें हमेशा के लिए अपन को चेंज करनी पड़ेंगी।
दूसरी चीज़ है अपन को टीचर्स को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। टीचर्स को अगर अपन ट्रेन नहीं करेंगे तो इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग या फिर लर्निंग ही नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि टीचर्स अगर टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो वो स्टूडेंट्स के किसी काम का नहीं है। अगर टेक्नो फ्रेंडली एजुकेशन अगर टीचर नहीं दे पा रहा है तो वो स्टूडेंट्स की कोई यूज नहीं है उसका। फिर नेक्स्ट चीज़ है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना ही होगा अपन को अपनी स्कूल में। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके ही अपन ये सारी चीज़ें पॉसिबल करवा सकते हैं अपने स्कूल में। इसके साथ साथ अपन को लर्निंग का जो अपन आज इतने टाइम में जो अपने रिकॉर्डिंग्स वगैरह किए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट अगर अपन ने प्रिपेयर कर लिया है तो उसको साथ में लेके चलना होगा अपन को, कि वो चीज़ें हैं हाइब्रिड क्लासेज हैं, फ्लिप क्लासेज हैं, जो फ्यूचर की क्लासेज हैं, जो आज तक बहुत सारी कंट्रीज में पहले से चलती आ रही थी। गूगल क्लासरूम की जब अपन बात करें, गूगल क्लासरूम 2008 में भी आ गया था, बट अपन ने किसी ने उसको यूज नहीं किया। बट अब जैसे ही अपन को जरूरत पड़ी, अपन ने सबने 2020 में गूगल क्लासरूम सबने सुन लिया। जब हमने 2015 में हमारा प्रोडक्ट तैयार करना स्टार्ट किया था, तब हम भी इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे सारी चीजें। धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन में टाइम लगता है, बट अपन इन सारी चीजों को अपनी पाइपलाइन में रखें कि अपन को क्या चीजें फ्यूचर में यूज करनी है, क्या अपने फ्यूचर के लिए यूजफुल है, क्या चीजें किस तरह की चीजें हैं जो अपन को अपने स्कूल में डेवलप करवाने की जरूरत है, वो अपन को साथ में लेके चलनी होंगी हमेशा हमेशा के लिए। यही सब चीजें हैं। बाकी सर ने बता दिया कि इवैल्यूएशन सिस्टम पे तो अपन को फोकस करना ही चाहिए, कि बच्चे को सिर्फ उसके पेपर से ही नहीं इवैल्यूएट किया जाए, उसकी स्किल से, उसकी लीडरशिप क्वालिटी से, उसको मोरल नॉलेज उसका कैसा है, इन सब पे फोकस भी अपन को साथ में रखना पड़ेगा। इसके साथ पेरेंट्स का एंगेजमेंट भी बहुत जरूरी है। जैसा सर ने बताया कि पेरेंट्स चाहते नहीं कि बच्चा ऑनलाइन पढ़े, क्योंकि उन्होंने ऐसा बना लिया। हमारे खुद के बच्चे भी हैं, वो आकाश सर की स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं अच्छा, आपको क्या बता दूं बात है। स्टार्टिंग, हाँ है ना, अच्छा। तो उनको भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मतलब नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐप्स यूज कर रहे हैं, इस तरह से व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। एक प्रॉब्लम और अब भी कैसा सर, जो लगता है? पेरेंट्स हाँ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, उसी से ये सारी चीजें हो पाई हैं कि हाँ, आज अपन बात करें तो काफी बेटर लर्निंग अपन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। इन फ्यूचर आने वाले जो टाइम है 2022 का 2025 का होगा, उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन अपन बच्चे को दे पाएंगे। बट इसके लिए अपन को टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इसको अपन बैक नहीं कर सकते कि हाँ टेक्नोलॉजी के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल है। बाकी टीचर्स के ट्रेनिंग के सेमिनार अपन को कंटिन्यू करवाने होंगे, क्योंकि टीचर्स आउटडेटेड लर्निंग करवा रहे हैं आज के टाइम पे। तो इन्हीं सब चीजों पे फोकस रखते हुए अपन को अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने स्कूल्स के प्लान्स करने होंगे। अगर अपन आज नहीं करते ये सारी चीजें, तो वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। एक साइंस में एक कहा गया है कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता है वो खत्म हो जाता है, तो वही वाली चीज है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जी मैम। सर जी एक जो हम लोग बात कर रहे थे कि दैट्स पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा रीजन है। जब पेरेंट्स, जैसे सभी लोग इससे सफर कर रहे होंगे, मुझे लगता है सभी स्कूल्स कर रहे हैं सफर। स्टार्टिंग में आकाश जी ने ये बात बोली भी थी कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सारे कस्टमर्स ने मिलके बोल दिया हम इसका पैसा नहीं देंगे, हम फीस नहीं पे करेंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट ना करने का, फीस ना देना भी है। पेरेंट्स से अगर फीस के लिए सही बोला बात है। जाता है तो वो बोलता है कि मेरे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, समझ में भी आ रहा है, बट दे डिनाइड। क्यों? क्योंकि हमें फीस नहीं देनी है। अगर हम कह देंगे, हम अगर प्रेज करेंगे आपकी ऑनलाइन क्लासेस को, तो हम ये पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि क्यों पेरेंट्स सिर्फ स्कूल के ही साथ बार्गेन करना चाहता है, और बेसिक नीड्स जो भी हैं ड्यूरिंग दिस क्राइसिस सब चल रहा है, लेकिन एवरीबॉडी इज बार्गेनिंग ओनली विद द स्कूल कि फीस मत लीजिए। जब स्कूल आपके घर के अंदर मैम, पहुंच गया, रिकॉर्ड आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स खोल के देख लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रीज हो रही हैं, यानी कि सेल परचेज ऑफ लैंड, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन अ हाँ, रिकॉर्ड हाई। इवन हाँ, मंथ ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के yes, महीने में भी ज्यादा थी। तब हुआ है, तब ठीक है, हुआ है सर। सब कुछ बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, Everything. एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, ट्रेड इज इंक्रीजिंग, जीएसटी कलेक्शन इज इंक्रीजिंग,
But we are Yet charging last nobody year's has fee. payment for fees. School fee लास्ट ईयर की भी फीस नहीं आई अभी तक. जी एक्चुअली क्या है, कुछ School fee गवर्नमेंट is same as last जो year. लोग We cannot गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्चुअली इशू मैम Government ये हो policy is- चुका है ना कि प्राइवेट स्कूल को मतलब विलन बना दिया गया है. Yes. जैसा कि और कुछ स्कूल्स ने एक्चुअली भी किया है, बहुत वो स्ट्रिंजेंट रहे कि हम तो इतना ही फीस लेंगे एडवांस में सब लेके और बहुत महंगा महंगा सब कुछ करते हैं. हर एवरीवेयर देयर आर बैड एप्पल्स, बट सबको उससे हाँ, कंपेयर नहीं करते. हाँ, और बहुत सबको बुरी कंपेयर नहीं कर मतलब सकते. भावना ऐसी बना दी गई ना कि ये तो सब चोर हैं, सभी लोग ऐसे हैं, तो वो हाँ। बहुत गलत है, बहुत गलत है वो चीज. बिल्कुल. और बहुत पीड़ा देती है कि यू आर डूइंग अ नोबल वर्क और मेनी ऑफ द टाइम सेल्फलेस. राइट नाउ आई डोंट बिलीव एनी आप स्कूल इज ये समझिए जेब से इन्वेस्ट कर रहे नहीं, हैं सब. और आप सोचिए कि पहले टीचर 6 आवर्स पढ़ाते थे, अभी बेचारे फॉर द होल डे दे आर बिजी. चाहे बीइंग अ प्रिंसिपल हम भी और रात को जब 9 ऑफलाइन बजे भी होगी फोन मैम कॉल डबल रिसीव पढ़ाना कर रहे हैं. पड़ेगा. डेफिनेटली पढ़ाना पड़ेगा. पढ़ा रहे हैं तो 2 डेज से स्टार्ट कर दिया स्कूल. अभी वेरी लेस स्टूडेंट्स आर कमिंग. यस, यूपी में तो 9 to स्टार्ट हो गया 12. मैम. हम लोगों के लिए तो नवंबर भी Yes. क्लोज हो गया है. अच्छा, हमारा तो 19 से डे बिफोर यस्टरडे स्टार्टेड. डिक्लेरेशन आ गया, नवंबर इज आल्सो क्लोज्ड. आपके लिए तो डोटासरा जी बोलते रहते हैं ना, हैप्पी दिवाली हो गया हमारे लोगों का. तो आपके लिए डोटासरा जी अच्छी चीजें बोलते रहते हैं. Our तो 9 to 12 students जी, सबको started to प्रणाम. come to school for 2-3 hours. But it is declared that in 2 shifts we have to run the school, 9 to 12 and then 12 to 3. But see the hectic schedule of the teachers. Hats off to teachers, really. They are really the true warriors. जैसे हम आर्मी को, पुलिस को, डॉक्टर्स को कहते हैं ना, मैम आंसू टीचर्स तब भी निकलते हैं जब उनको यस एप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, जब उनको ये सब नहीं करने के मिलता बाद भी ये बोला जाता है कि आप लोग तो लुटेरे हो, तो बहुत बुरा लगता है. यही हर्ट करता है. यही ये hurt सारी चीजें टेम्परेरी हैं सर, थोड़े टाइम बाद में सारी चीजें सही हो जाएंगी. Everybody, चलिए everybody will realize. पॉजिटिव रहना चाहिए. और अब तो Right. पॉजिटिव वर्ड भी नेगेटिव हो गया है, तो फिर और कर भी क्या सकते हैं. या राइट सर. इवन द वर्ड पॉजिटिव इज नाउ नेगेटिव. Yes, everyone. I am like learning and enjoying a lot how you people are discussing and in taking participation. But we have to move forward as we are getting out of time. Let us move forward to our next question, and that is: will online tools and technologies become mainstream once COVID ends? क्या ऑनलाइन टूल्स और टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम बन जाएंगी जब कोविड खत्म हो जाएगा? लेट अस हियर फ्रॉम उमेश कुमार शर्मा सर. सर, प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम. देखो, आज जो इंस्टीट्यूट अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, जिनकी टीचर्स, जिनकी वॉचिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे पर पकड़ बहुत अच्छी है और एक एक बच्चे को वॉच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन एजुकेशन में आगे आने वाली है. और इसी कंटेंट में मैं पिछले क्वेश्चन में और जोड़ना चाहूंगा, रही फीस की बात, तो मे बी पेरेंट्स को कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा होगा कि वहाँ एजुकेशन जो बच्चे को मिलनी चाहिए थी, वो टीचर्स उस स्कूल में अब नहीं रहे हैं जो पहले उस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे. आज ऑनलाइन में एक टीचर ही उस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं किन्हीं स्कूलों के साथ रही होंगी. बाकी जहाँ तक मेरा मानना है कि क्या ये मेन स्ट्रीम बन जाएगी, तो मेन स्ट्रीम तो ये कभी उस हालात का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करेगी. और जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत अच्छे से एडॉप्ट कर चुके हैं, वो कभी वो अभी से ये स्कूल से डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को कभी बंद नहीं किया जाए, क्योंकि जो बच्चे जेई या नीट को या ऐसी एग्जाम्स को अपना टारगेट बनाए हुए हैं, उनके लिए एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ठीक है, वो बहुत सारी चीजों को, स्कूल की बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे होते हैं, और ऐसे बच्चों को जिनका करियर ही ऐसी कठिन एग्जाम्स है, तो उनको ये सब चीजें मिस करनी भी पड़ती हैं. तो अपना पूरा फोकस और पूरा कंसंट्रेशन और डेडिकेशन उन्हीं पर लगाना होता है. उन बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकल्प होगा.
लेकिन जो बच्चे किन्हीं कारणों से ऑनलाइन को, जैसे सर ने कहा था, उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए, या शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स रही थी उसको देखते हुए पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ हम लोगों ने भी इसको व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे कुछ दिनों में बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो जैसे ही ऑनलाइन स्टूडियो, डिजिटल लैब जब बन गई, डिजिटल बोर्ड जब आ गया, रेंडरिंग, पीसीआर, ये सब चीजें व्यवस्थित हो गई, बहुत अच्छा स्टूडियो बन गया। और जिन बच्चों के पास में लैपटॉप नहीं है उनके लिए ऑनलाइन लैब डेवलप कर दी ताकि वो वहां आकर के भी पढ़ सके। तो बहुत सारे बच्चे जो पहले ऑनलाइन को प्रेफर नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स प्रेफर नहीं कर रहे थे, उनको हमने सेमिनार के थ्रू उन गार्जियंस की मीटिंग लेकर के बताया कि तब उनके समझ में आया कि बाकी ऑनलाइन सिस्टम अब बहुत उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां बच्चे को फिजिकली ठीक अगर किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा है, कोई बच्चा जैसे बीमार हो जाता है या न करे किन्हीं अन्य कारणों से फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो बच्चा स्कूल नहीं आ पाए, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एक सिस्टम डेवलप करके रखना ही होगा और उस लेवल की एजुकेशन देनी होगी। और एक चीज मैं जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल पहले ऑफलाइन में क्या कर रहे होते, एक टीचर कैसे पढ़ा रहा होता था, वो उसकी बात उसी तक सीमित रह जाती थी। लेकिन चूंकि ऑनलाइन में सब चीजों को सब लोग देख रहे होते हैं, तो आपकी क्वालिटी, किस लेवल की आपका एजुकेशन जा रहा है, आप किस लेवल से बच्चों को क्या वह नॉलेज इम्पार्ट कर पा रहे हो जो बच्चे को उस क्लास के लिए या उस टॉपिक के लिए या ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो जरूरी है, क्या वह उस लेवल से प्रोवाइड हो पा रहा है। तो ये सब पेरेंट्स ने बहुत बखूबी से स्कूलों को, इंस्टीट्यूटों को देखा है। और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम हालांकि ऑफलाइन सिस्टम की कभी जगह तो नहीं ले पाएगा, लेकिन कई मायनों में कुछ विद्यार्थियों के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए ये बहुत बेहतर विकल्प साबित होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your valuable views. And now I would like to extend the same question to Akash Modi, sir. Sir, please express your views. सर ने बहुत ठीक कहा। उसी को कुछ मैं फॉरवर्ड करते हुए कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी स्कूल भी, हमने शुरू में बहुत से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इवेल्युएट किया, क्योंकि इसको तो किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और हमको किसी ने तैयार भी नहीं किया था। गवर्नमेंट ने, किसी ने कोई गाइडलाइंस इस चीज की तो कभी दी नहीं आपको कि आप ये टूल यूज करें या ऐसे पढ़ाएं या ये चीज करें। ना करने की सभी चीजें तो बता देते हैं, क्या करना चाहिए वो नहीं बताया। तो मैं उसको, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्रायल एंड एरर किया। वी आर अ सर्टिफाइड जी स्वीट गूगल स्कूल ऑल्सो। गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को हम लोगों ने बहुत गहराई में देखा। हम लोगों ने ये जो डिफरेंट मीडियम से, जूम, गूगल मीट, इसको इंडिविजुअली भी देखा। फिर ओवरऑल हम लोगों ने जो ऐप डेवलप की उसी को हम लोगों ने फोकस किया, बिकॉज यूजर फ्रेंडलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप ऐसी चीज के अंदर हैं जहां ना बच्चा आपके पास है जिसको सामने आप ट्रेन कर सकें, ना टीचर आपके सामने है जिसको आप ट्रेन कर सकें। टीचर को भी रिमोटली ट्रेन करना था और बच्चे को भी रिमोटली ट्रेन करना था। वो दोनों ही ट्रेनिंग हम लोगों ने रिमोटली दी। तो उसके लिए यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी था और उसमें हम लोग बहुत कामयाब हुए। और आज जो भी लोग उसको यूज कर रहे हैं वो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उससे ये बहुत होपफुल हूं कि यस, सम ऑफ द टूल्स आर हियर टू स्टे डेफिनेटली। जो बहुत सी चीजें हम लोगों ने इस पेंडेमिक में, बुरे वक्त में भी जो चीजें हमने कुछ सीखी हैं, वो चीजें हमारे साथ आजीवन रहेंगी, ऐसा हमें लगता है। नॉट ऑल द टूल्स बट सम ऑफ इट। हम लोगों को जो असाइनमेंट्स देना, होमवर्क देने वाला जो सिस्टम है, हम लोगों को जो डेली टेस्ट या फिर संडे टेस्ट देने का जो हमारा सिस्टम है, जो अभी हम लोगों ने बहुत वाइडली अडॉप्ट किया है, इवन फ्रॉम क्लास नर्सरी ऑल द वे टू क्लास 12th एंड इवन IIT, JEE, NTSC के भी एग्जाम होने वाले हैं। NTSC की हमने इतनी अच्छी तैयारी करवा पाए। हमें बहुत डर था कि अभी दिसंबर में एग्जाम है, कैसे बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। हमने NTSC की तैयारी भी इतनी जबरदस्त बच्चों को करवा पाए ऑनलाइन, ये सब टूल्स की वजह से ही। कि वीडियो जो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज जस्ट वन टूल। वो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक चलेगा या फिर पूरा 100% चल पाएगा, बट बहुत सारे टूल्स, हम लोग बहुत सारी चीज में पेपरलेस हो सकते हैं। जैसे कि अटेंडेंस लेने का, जैसे आप लोगों का स्कूल लॉग का भी बहुत अच्छा ERP सिस्टम है, उसको अटेंडेंस लेने का सिस्टम।
आज हमारा क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स देने का जो सिस्टम है, वो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाने वाली। नोटबुक्स पे, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, इसका कई चीजों के ऊपर इसका वजन कम हो जाने वाला है। Not all the tools, but some of the tools will definitely be adopted in mainstream school education. वो एक स्कूल का अहम हिस्सा मान लिया जाएगा आगे से। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Jyoti ma'am, please share your views. I totally agree with Umesh in different ways with Umesh sir, and I agree with Akash sir also. जितनी बात दोनों ने कही बिल्कुल एकदम सही कहा कि मेन स्ट्रीम में तो देखिए नहीं, आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ टूल्स हैं जिनको कि हम आगे भी यूज करते रहेंगे। और आई रियली अप्रिशिएट स्कूल लॉग ऐप कि जब से हमने भी स्कूल लॉग ऐप को यूज करना शुरू किया है, काफी हमने बेटर वे में और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट किया है। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करना या अटेंडेंस सिस्टम या असाइनमेंट्स देना, एंड मोर ओवर जैसे डाउट सेशन। अभी बच्चे बहुत, अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट आया था कि जब क्लास में बच्चा होता है तो टीचर एक पीरियड में 40 मिनट्स की सभी बच्चों के डाउट क्लियर नहीं कर पाती, और कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एक उनके अंदर शायनेस होती है, वो पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बट लेकिन जब टीचर सामने नहीं है तो बच्चे की वो शायनेस कहीं ना कहीं कम होती है, और वो थ्रू दैट ऐप वो अपने डाउट्स सामने रख पाता है और टीचर वन बाय वन उन डाउट्स को क्लियर करती है। तो ये डाउट सेशन के लिए भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आराम से अपने डाउट्स क्लियर करवा रहा है। देन पेपरलेस वर्क को हम डेफिनेटली हम लोग प्रमोट करेंगे कि हमारे असाइनमेंट्स सब अब इस ऐप के थ्रू ही हो, हम उसको पेपरलेस ही रखें। एंड जो हम वीकली है या संडेज वाले जो हमारे टेस्ट होते हैं या सरप्राइज टेस्ट होते हैं, वो हम 10 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, उसको भी हम इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में तो नहीं रहेगा, बट लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो सभी टूल्स में से कुछ फ्यू ऑफ द टूल जो रेगुलरली हमें यूज करते रहना पड़ेगा और हम डेफिनेटली उसको यूज करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And now let us hear from Vivek sir. Vivek sir, please share your views. या मैम, जैसा सबने बहुत अच्छा बताया कि मेन स्ट्रीम तो नहीं हो सकता, बट ये हमेशा के लिए एक पैरेलल बॉडी बन के रह जाएगा कि ये अपन को साथ में लेके चलना पड़ेगा कि ऑनलाइन लर्निंग है ये अब अपना एक पार्ट बन के रहेगा। रोबोट्स कभी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ये आप मेरे मान के चलें, कभी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे रोबोट्स। बट ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक टीचर है वो एक क्वेश्चन सोल्व करवाता है क्लास में, तो वो क्वेश्चन लिखते ही ये बता देता है, जिस टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस रहता है, कि कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है और कौन सा बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा। वही चीजें अपन एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स पे देखें तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर सकता है कि उसको रेगुलर अपन 5 साल 2 साल 3 साल तक वो सारे डाटा देते रहें और उससे वो सारी चीजें वो अपन को एनालाइज करके दे ऑटोमेटिक। इसी से अपन सारी स्कूल्स वगैरह है, स्कूल का एंगेजमेंट प्रोग्राम है वो इजी बना सकते हैं। और साथ में स्कूल को मैनेजमेंट का भी बहुत रोल रहता है इसमें, स्कूल को मैनेज कितना इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल के लिए भी इंसाइट दे सकता है, आज नहीं बट 3 साल तक अपन रेगुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को वो डेटा दे रहे हैं, 3 साल बाद में वो अपन को ऐसा रिजल्ट निकाल के देगा कि आपको इस तरह से वर्क करना चाहिए, इससे आपका फीस कलेक्शन अच्छा हो सकता है, इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिवली हो सकती है और इस चीज़ से आपका इवेल्युएशन बेटर हो सकता है। वो सारी चीज़ें हमें हमेशा के लिए अडॉप्ट करके रखनी पड़ेगी। और इस टाइम पे जो अपनी सिचुएशन ये क्रिएट हुई है जिसमें अपन ने इतना अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार किया है, तो इस तरह के टेबलेट्स वगैरह अपन को इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपने स्कूल में, उस टेबलेट्स में कि अपने स्कूल का ही कंटेंट चले, अपने बच्चा दूसरी चीज़ों को नहीं एक्सेस कर पाए तो वही वाली सारी चीज़ें करवा पाए, जो अपन ऐप स्कूल के ऐप्स वगैरह हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट ऐप है वही एक्सेस कर पाए। तो वो वाली चीज़ें बच्चे को मिलेगी, पेरेंट्स भी उसके लिए राजी रहेंगे कि हाँ बच्चा दूसरी चीज़ों पे तो नहीं जा रहा, गेम्स वगैरह पे तो नहीं जा रहा, बस लर्निंग कर रहा है। तो वो वाले टूल्स अपन एडमिशन के साथ साथ बच्चों को देते रहेंगे, जिससे बच्चे को जैसे ही ज्वाइन करेगा अपने स्कूल ज्वाइन करेगा उसको सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें।
जैसे असाइनमेंट वगैरह वो भी मिल रहे हैं, लेक्चर्स भी उसमें मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें फ्लिप क्लासरूम की तरफ मूव कर जाएंगी इन फ्यूचर। जैसे बच्चे को पहले लेक्चर मिला, वो स्टडी किया उसने, और नेक्स्ट डे स्कूल में आके अपना डाउट किया, और डाउट टीचर ने आंसर किया और वो अपने घर गया। तो मेन स्ट्रीम तो अपन नहीं बोल पाएंगे, और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बच्चे का इवेल्युएशन, वो फ्यूचर जो कैरियर फोकस जो लर्निंग होगी, तो इसी से जैसे कोटा वगैरह है, सीकर है, जयपुर है, ये एजुकेशन के हब माने जाते थे हमेशा के लिए। बट अब आप मान के चले कोटा कभी एजुकेशन का उस लेवल का हब नहीं होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स वहां जाके कभी स्टडी नहीं करेंगे। वो स्टडी अब डिस्टेंस लर्निंग पे फोकस हो जाएगी। जैसे यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग होती थी, वैसे ही ऑनलाइन लर्निंग टूल से ही पढ़ेंगे। कोचिंग में उस तरह से बच्चे नहीं जा पाएंगे, उतने बच्चे नहीं जाएंगे कभी भी। बट स्कूल्स में बच्चे हमेशा रहेंगे, स्कूल्स में ऑफलाइन लर्निंग हमेशा रहेगी, बट अपन को ये सारे टूल्स यूज करके ही लर्निंग करवानी होगी। दैट्स फ्रॉम माय साइड। हमने काफ़ी फोकस किया है इन सारी चीज़ों के, स्कूल को हम ये सारी चीज़ें टाइमली डिलीवर कर पाएँ, ये सारी टेक्नोलॉजी डिलीवर कर पाएँ। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि आज हमने मतलब इस सारी सिचुएशन में 1100 इंस्टीट्यूट्स को ये सारी सर्विस हमने दे दी। तो हमने 1100 इंस्टीट्यूट को टेक्नो फ्रेंडली बना दिया। तो काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ साथ अपन को चलना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ेगा। और टीचर्स का इंगेजमेंट वाला जो प्रोग्राम है वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स और टीचर का इंगेजमेंट होता है, जो क्लासरूम इंगेजमेंट प्रोग्राम होता है, वो वाला ऑनलाइन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ें अपन सोचें कि वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो वाला अपन वो चीज़ें दे सकते हैं। मोरल जो सिखाते हैं, जो स्कूल में बताते हैं, वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल होंगी। बट हाँ, बिल्कुल आज नहीं तो 2027-28 जब 2030 की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। That's from my side. Thank you so much, sir. Thank you so much. And yes, I agree with you all that the COVID-19 outbreak has led the educational institution to adopt several of digital technologies, and we have efficiently adopted the changes. And yes, I'm sure the future of learning will be better, more effective, and we will train our children to compete globally and efficiently. With this, I just want to ask. Harshita ji. Yes, yes, ma'am. Yes, sir. just before you maybe close this show, Yes. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपकी इजाजत से बाकी सब लोगों से, क्योंकि बहुत Sure, दिनों से sir. मैं अदर एजुकेटर से पूछना चाह रहा था। Yes, sir. मैं Please, sir. एक लाइन में एक स्टेटमेंट बोलता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन बोलता हूँ। मेरा ये मानना है कि अब हमें एक नजरिया बदल लेना चाहिए कि मोबाइल आर बैड फॉर द किड्स, क्योंकि मोबाइल जो डिवाइस है ना, वो अपने आप में कुछ गुड या बैड नहीं होता है। उसमें आपको मॉडरेट करना चाहिए कि वो बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, उससे लर्न कर रहा है या उसको मिसयूज कर रहा है। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद में मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटे छोटे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि सॉरी सर, आपका ब्रेक हो I गया। think Akash sir is facing this internet problem. Sir, can you repeat your question, please? कहाँ तक सुना आपने? That the statement you have said and question. Okay, the statement was that mobile are not bad. उसको device को use कैसे करते हैं, moderate कैसे करते हैं, that is more important. So looking at that, I want to ask the educators कि वो allow करेंगे क्या ऐसी कोई device future में स्कूल में लाने के लिए allow करेंगे क्या? जैसे Chromebooks हम लोगों ने एक testing कर लिया है, जैसा कि अभी विवेक जी बोल रहे थे ना कि उसमें कंट्रोल होता है कि वो बच्चा क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यूट्यूब पे भी कौन से चैनल देख सकता है, कौन से नहीं देख सकता है, ऑल दीज थिंग्स वी कैन कंट्रोल ऑन दोज डिवाइसेस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग डिवाइस बच्चों के पास में, क्या उसको स्कूल के अंदर अलाउ करेंगे आप लोग फ्यूचर? सर डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर वो डिमांड है उसकी तो बिल्कुल अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दे आर नाउ वेरी फ्रेंडली विद द
दैट, और अगर हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि वो क्या यूज करे और क्या ना यूज करे। और जैसा अभी विवेक जी ने बोला था कि स्कूल्स को अपना कोई ऐसा टैबलेट जिसमें उनके कंटेंट हो, जैसे हम अपने जो करिकुलम का कुछ प्लानर्स वगैरह जो होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं, उसको उसमें इनबिल्ट कराकर सॉफ्टवेयर अपने स्कूल का अलग से बनवाकर वो हम स्कूल में वो टैबलेट्स वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू उनको हम दे सकते हैं करने के लिए। और स्पेशली इन सीनियर क्लासेस, जूनियर में भी दे सकते हैं, पर इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी आईज का, कि वो इतना यूज ना हो जिससे उनकी आईज पे बैड इफेक्ट पड़े उसका, क्योंकि डेफिनेटली ये सब चीजें थोड़ा सा आईज पे फर्क करती हैं। और नाउ डेज हमने ये बहुत न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े हैं कि बच्चे चिड़चिड़े बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, बच्चों की आईज में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इन चीजों का भी फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेस यूज ना हो। लेकिन आपका क्वेश्चन है क्या हम अलाउ करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू, क्योंकि वी हैव टू चेंज, हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जी Umesh sir, if you want to say something हाँ about this. जी जी, इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँ, जब बच्चे आज मोबाइल का यूज कर रहे हैं और एक्चुअल में टेक्नोलॉजी में देखो, कोई भी चीज हो आप उसको किस वे में ले रहे हैं। एक बच्चा अगर उसको राइट वे में ले रहा है किसी भी टेक्नोलॉजी को और उसको राइट डायरेक्शन में ले रहा है, तो मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है उसको यूज करने में। लेकिन अगर वो उसका मिस यूज कर रहा है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई भी डिवाइस हो या कोई भी चीज हो, अगर उसका बैड यूज कर रहा है तो नो डाउट वो गलत ही होगा। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो स्कूल में जब प्रॉपर आपके पास में कंप्यूटर लैब है और आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वहां तो उस समय तो कोई यूज मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बच्चे को नेट यूज करना है तो वो स्कूल का यूज कर सकता है। और जब बच्चा ऑफलाइन क्लास ले रहा हो तो उस समय टैबलेट की या उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। और हाँ ठीक है, वो अपने पास बच्चा रख सकता है समझने के लिए, कोई दिक्कत अगर उसकी वीडियो में आई हो तो उसको परमिट तो करेंगे, लेकिन उसको चलाने नहीं देंगे उस समय पे जब वो क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास ले रहा होगा, ताकि ध्यान ना भटके और डिसिप्लिन खराब ना हो। मैंने इसीलिए सर स्टार्ट किया था कि सिचुएशन को देखते हुए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। सिचुएशन मेरा तो ये मानना है कि अब बहुत जल्द ही स्कूल को इंडस्ट्री घोषित करना चाहिए, जैसे कि सुषमा जी स्वराज ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बॉलीवुड को इंडस्ट्री घोषित किया था, जिसके कारण वहां पे व्हाइट मनी आने लगा और वहां पे डेवलपमेंट बहुत रैपिड ग्रोथ हुई। वैसे ही इसको इंडस्ट्री अगर घोषित करें तो देयर विल बी मेनी बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स इटसेल्फ। स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इट विल बी चीपर एजुकेशन, मोर अवेलेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, और ये टेक्नोलॉजी बेटर आ पाएगी। माय लास्ट कमेंट, मेरा इनपुट लास्ट, की इंडस्ट्री घोषित होनी चाहिए। Okay. Vivek sir, do you want to share something about this? या मैम, बिल्कुल हम ऐसी इस तरह से टेबलेट्स को डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से टेबलेट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जिसमें अपने स्टूडेंट की एक्टिविटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं कि बच्चा एक्चुअली कहाँ सर्च कर रहा है, कौन सी वेबसाइट सर्च कर रहा है, क्या चीज़ें वो उसमें देख रहा है, कौन सी वेबसाइट का उसको एक्सेस देना चाहिए, कौन सी वाइट लिस्ट वेबसाइट्स हैं जिन पे वो जा सकता है, जहाँ से वो लर्निंग कर सकता है, कौन सी ऐप वो डाउनलोड कर सकता है। जो अपन ऐप उसमें कॉन्फ़िगर करके देंगे सिर्फ वही वो एक्सेस कर पाएगा। ये सारी चीज़ें पार्ट हो जाएंगे लाइफ का। बच्चों को अलग से पेरेंट्स का फ़ोन हमेशा नहीं मिलेगा, बच्चों को टेबलेट्स इंट्रोड्यूस करवा के देने पड़ेंगे अपन को। और ऑनलाइन लर्निंग में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टूल्स के अपन, बिना टेबलेट्स के अपन ऑनलाइन लर्निंग नहीं करवा पाएंगे। और वो जो अपन जिसकी बात करते हैं कि कोडिंग वाली भी अपन को बच्चों को सिखानी पड़ेगी, तो ये बिना इन सब चीज़ों के पॉसिबल नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए टूल्स अपन स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव लेके प्रोवाइड करवाएंगे, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। स्कूल्स को इसमें पहले एडमिशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। जैसे हमारा एक इंस्टीट्यूट है मैट्रिक्स जेई एकेडमी सीकर में, उन्होंने इस तरह से टेबलेट्स डिज़ाइन करवाए हैं हमसे और हमने उनको प्रोवाइड करवाए। वो साथ में कोर्स के साथ साथ वो टेबलेट्स भी दे रहे हैं, जिसमें बच्चा सिर्फ वही वाली चीज़ें एक्सेस कर सकता है जो उनकी स्कूल की जो कोचिंग की ऐप है, और वही वाली जो चीज़ें जिनका एक्सेस वो प्रोवाइड करवाते हैं कि ये वाली ऐप डाउनलोड कर सकता है, तो वही वाली कर पाएगा।
तो ये सारी चीजें अपन को साथ लेनी पड़ेगी, अलाउ भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि बच्चा उस पर टेस्ट दे पाए, क्योंकि स्कूल्स में इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं हो पाएंगे कि सब बच्चों का अपन वहाँ पे टेस्ट करवा पाए। इतने सारे कंप्यूटर्स स्कूल में अपन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्कूल्स में कितने कंप्यूटर्स लगा सकते हैं अपन? थोड़ा सा मेरे को 60, लगता है विवेक 70, जी इसमें 80, समय 100। लगेगा, क्योंकि अभी तो फीस ही पूरी नहीं देना चाह रहे पेरेंट्स, ठीक है ना। वो इसमें इन्वेस्ट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा 1 साल 2 साल नॉट, थोड़ा सा डिफिकल्ट नो टाइम, डाउट, बट आपकी बात बिल्कुल सही है, नो मैं बात से डाउट, कंप्लीट एग्री करता हूँ, पर नो समय सही नहीं है। नो डाउट, मेरा नो मानना डाउट है टाइम लगेगा, नो डाउट हाँ, टाइम लगेगा, पर नेक्स्ट सेशन जैसे जैसे आएंगे उसमें ये सारी चीजें अपने आपकी मेन बात स्ट्रीम में आ बिल्कुल सही जाएंगी। है, फ्यूचर के लिए वही डायरेक्शन होनी चाहिए, बट यस अभी पेरेंट्स का और हमें समझना भी चाहिए, देयर इज वेरी हैवी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एवरीवेयर, तो थोड़ा सा भी समय लगेगा उसमें। सब समझते हैं, अभी सबकी पीड़ा है, एक ही नहीं, सभी परेशान हैं। आपको मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं, बिल्कुल। हाँ एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। मैं एक स्कूल में गया था, आरबीएससी का स्कूल था, जयपुर का स्कूल था, तो रूरल एरिया का नहीं, सिटी का स्कूल था। उसमें एक कंप्यूटर रख रखा उन्होंने, प्रिंसिपल सर ने, और उसमें चद्दर डाल रखी। ठीक है, मैं वहाँ गया कि सर इस तरह से आपको ये सारी चीजें, हमारी कोई मीटिंग शेड्यूल हुई थी, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मैं आपको करनी चाहिए सर। तो बोले ये कंप्यूटर है, मैं तो इसको यूज करना जानता नहीं और किसी और को मैं इसको यूज करने ही नहीं देता, सिर्फ आरटीआई पोर्टल पे डाटा अपडेट करने के लिए हमने इसको रख रखा है। ठीक है, तो सभी तरह वो के वाले उदाहरण। जो एजुकेशन जो वो सोच रहे हैं कि वो वाले जो लोग हैं वो ये सारी चीजें कभी नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। Okay, with this and trust me, I'm enjoying a lot and learning as well. But I'm so sorry we are getting out of time. So with this, I want to thank you all. Thank you so much, Umesh Kumar sir. Thank you so much, Jyoti ma'am. Thank you so much, Akash sir. Thank you so much, थैंक Vivek यू। sir. Today's session was very effective, very informative and interactive as well. The way you all have participated was so great. And of course, a special thanks to parents and the viewers who has been with us. And thank you all for taking your precious time out for this fruitful session. And with this, I, Harshita Yadav, on behalf of I'm Entrepreneur, signing this session out. Thank you. Thank you to you, Harshita ma'am. थैंक यू। हाँ Thanks a lot हर्षिता, to you. वेरी वेल डन। Very थैंक good. यू सो मच एवरीवन। ज्योति मैम, उमेश जी, फिर बात करते रहेंगे आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली नाइस टॉकिंग आकाश टू जी, यू बहुत विवेक अच्छा जी। लगा उमेश जी और आकाश जी आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। विवेक जी आई से होप बात सब, पहले हो चुकी है। जी 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 मैम। जी चलिए, ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। हैव यू टू मैम, थैंक यू।